Good evening everyone. Good evening. गुड इवनिंग एवरीवन. सो सब लोग आ गए हैं. गुड इवनिंग. नमस्ते जय. नमस्ते. गुड इवनिंग प्रिया. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. चलो, तो आज हम लोग सीखेंगे हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल. ठीक है. पहले हम ये कंसेप्ट सीखेंगे कि ये हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल कंसेप्ट क्या है, फिर साथ ही कुछ न्यूमेरिकल सीखेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी साथ में करेंगे. ठीक है. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग एवरीवन. गुड इवनिंग. अब ये जो आपका हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल है ना, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल जो टॉपिक आपका है, ओके जसप्रीत. गुड इवनिंग. सब्सक्राइब भी करना है. हाँ जी जी, सब्सक्राइब भी कर देना. चलो देखो, आज हम हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल करने वाले हैं. गुड इवनिंग नेहा. ये जो आपका टॉपिक है ना, ये एक्चुअल में आपका टॉपिक एवोल्यूशन चैप्टर का है. ठीक है. एवोल्यूशन चैप्टर में हम पढ़ते हैं हार्डी-वेनबर्ग टॉपिक को ना, वहां पर ये आता है. एवोल्यूशन प्लस में ये आपका जेनेटिक्स में भी ओवरलैप करता है. ये जो टॉपिक यहाँ पर होगा, ठीक है, जेनेटिक्स से भी ओवरलैप करता है. जेनेटिक्स में इसको हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स के नेम से. गुड इवनिंग. जेनेटिक्स में इसे हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स से पढ़ते हैं. ठीक है. तो ये दोनों चैप्टर्स में आपका ये टॉपिक ओवरलैप करता है. तो इसको आप एवोल्यूशन में भी पढ़ सकते हो या आप इसको जेनेटिक्स में भी पढ़ सकते हो. ठीक है. हाँ जी नीलम, अभी मैंने यही बताया है कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक एवोल्यूशन चैप्टर का है. एवोल्यूशन चैप्टर में हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं या फिर हार्डी-वेनबर्ग के नेम से आता है हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल या फिर इक्विलिब्रियम. ठीक है. एवोल्यूशन चैप्टर में बेसिकली अगर आप सिलेबस में देखोगे तो आपके सिलेबस में ये एवोल्यूशन चैप्टर में मेंशन है, बट वैसे ये जेनेटिक्स का भी पार्ट है. जेनेटिक्स में से पॉपुलेशन जेनेटिक्स से पढ़ते हैं. ठीक है. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग एवरीवन. ठीक है. तो अभी हम इसे कवर कर रहे हैं. ठीक है. तो ये एवोल्यूशन में भी आपका आएगा, प्लस में आपका ये जेनेटिक्स में भी जाएगा. ठीक है. पॉपुलेशन जेनेटिक्स या फिर इसे क्या बोलता है, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम यहां पर होगा. अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. ठीक है. यहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, यहां से क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं. ठीक है. न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी यहां पर बन सकते हैं, या फिर यहां से जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी यहां पर आ सकते हैं. तो हम दोनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे कि न्यूमेरिकल अगर आएंगे तो कैसे यहाँ पर आ सकते हैं. ठीक है. कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड सेकेंड, अगर कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर होगा तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे. और इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आने के चांस होते हैं 1 to 2. मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मतलब ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. यहां से 1 to 2 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं कि या तो न्यूमेरिकल बेस्ड कोई क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है या फिर कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है. ठीक है. आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, प्लस में क्वेश्चंस भी साथ में डिस्कस करेंगे. ठीक है. टॉपिक ये आज कंप्लीट हो जाएगा. चलो तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है. ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स. चलो, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना. ठीक है. टेलीग्राम ग्रुप पर जो भी आज हम करेंगे ना, इसके जो नोट्स होंगे वो नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे. ठीक है. तो किसी ने भी नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है. ठीक है, कि कैसे होगा. मैं मतलब पूरे के पूरे नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, जो भी यहाँ पर होगा. बस आपको जो फोकस करना है ना, वो फोकस आपको कंसेप्ट सीखने में करना है और न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व करते हैं बस आपको ये सीखना है. ठीक है. नोट्स बनाने पे फोकस नहीं करना है. नोट्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है. जो भी आज हम करेंगे इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, बट आपको मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे. तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना. इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है.
तो अभी यहाँ पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि कैसे यहाँ पर होता है। ठीक है, चलो अजय इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, ठीक है, आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें अभी पॉपुलेशन जेनेटिक्स, या फिर ये जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है, ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं आप। हाँ, एवोल्यूशन में नहीं, ये बायोमोलिक्यूल्स में ऐड नहीं होगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बायोमोलिक्यूल्स में ऐड नहीं होगा, या तो इसको जेनेटिक्स में ऐड कर सकते हैं। देखो नेम से भी पॉपुलेशन जेनेटिक्स चैप्टर में ऐड होगा या फिर एवोल्यूशन चैप्टर में ऐड होगा। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, जैसे आप टॉपिक पढ़ोगे ना आपको सब समझ में आ जाएगा कि किस चैप्टर का ये टॉपिक यहाँ पर होगा। ठीक है, चलो तो अब हम यहाँ पर समझते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स, या फिर टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम यहाँ पर होगा। पहले हम दोनों का मतलब समझते हैं कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, या फिर हमारे पास जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है इसका मीनिंग यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, दोनों का मीनिंग समझेंगे, फिर कंसेप्ट को सीखेंगे, फिर कंसेप्ट को अप्लाई करना सीखेंगे कि न्यूमेरिकली हम कैसे अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल से देखो, पहले तो यहाँ पर क्या था, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में यहाँ पर दो चीजें मिक्स कर दी। दो चीजें यहाँ पे क्या मिक्स किया, एक तो पॉपुलेशन को यहाँ पे मिक्स किया है कि पॉपुलेशन होगा, पॉपुलेशन प्लस जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब यहां पर अब किसकी बात होगी, यहां पर बात होगी अब जीन्स की। ठीक है, मतलब अब जो हम जीन्स को स्टडी करेंगे वो हम किसमें करेंगे, पॉपुलेशन। ठीक है, तो जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम स्टडी किसकी करते हैं, हम यहां पे स्टडी करते हैं चेंज इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील्स एंड जीनोटाइप। मतलब जीनोटाइप और यहाँ पे एलीलिक फ्रीक्वेंसी का जो भी चेंज आता है किसी भी पॉपुलेशन में, उसी को स्टडी को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। देखो सिंपल सा क्या है, एक पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन में क्या प्रेजेंट होंगे, एलील प्रेजेंट होंगे, या फिर क्या प्रेजेंट होंगे, जीनोटाइप प्रेजेंट होंगे। तो उनके फ्रीक्वेंसी में जो भी चेंज आता है उसी की स्टडी को हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं चेंज आने का मतलब क्या है। अब देखो, जब भी हम एलील की बात करते हैं, एलील हमें पता है कि एलील क्या होता है, एक डोमिनेंट एलील हो सकता है। ठीक है, जेनेटिक्स में हमने पढ़ा है कि एक डोमिनेंट एलील हो सकता है और एक यहाँ पे क्या हो सकता है, रिसेसिव एलील। ठीक है, डोमिनेंट एलील हो सकता है और एक हो सकता है रिसेसिव। डोमिनेंट एलील जैसे यहाँ पे क्या है, कैपिटल ए। ठीक है, एंड रिसेसिव एलील यहाँ पे क्या है, स्मॉल ए। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होंगे, एलील्स यहाँ पर है। और अगर हम जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप यहाँ पे क्या होंगे, किसी भी पॉपुलेशन में जीनोटाइप क्या होंगे, तो जीनोटाइप कैसे बनते हैं, इन्हीं एलील्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनेंगे, जीनोटाइप यहाँ पे बनेंगे। तो जीनोटाइप यहाँ पे क्या हो सकता है, होमोजाइगस यहाँ पे डोमिनेंट हो सकता है, होमोजाइगस रिसेसिव यहाँ पर हो सकता है, एंड यहाँ पर एक हेट्रोजाइगस यहाँ पे क्या हो सकता है, जीनोटाइप यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पे क्या, एलील डोमिनेंट हो सकता है, एलील हो सकता है और रिसेसिव हो सकता है। इन्हीं की कॉम्बिनेशन से डिफरेंट टाइप के क्या बनते हैं, यहाँ पे जीनोटाइप बनते हैं। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहे हैं, मतलब अब हम इनको देखेंगे एक पॉपुलेशन लेवल पर। ठीक है, पॉपुलेशन लेवल पर, पॉपुलेशन लेवल में देखने का मतलब क्या है, लेट्स सपोज यहां पर क्या बोला कि एक पॉपुलेशन में 100 इंडिविजुअल्स है। ठीक है, एक पॉपुलेशन में यहां पे क्या बोला, 100 इंडिविजुअल्स है। अब जिसमें क्या बोला कि ये जो होमोजाइगस डोमिनेंट वाले जो इंडिविजुअल हैं उनका नंबर है 40। ऐसे यहां पे जो रिसेसिव वाले इंडिविजुअल्स हैं उनका नंबर यहां पे क्या है, 40। ऐसे यहां पे ये जो हेट्रोजाइगस वाले होंगे इनका नंबर यहां पे क्या है, 10। ठीक है, एक एग्जांपल से समझ रहे हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स का मतलब। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन में क्या देखेंगे, यहाँ पे जीनोटाइप्स को देखेंगे एंड पॉपुलेशन में एलील्स को देखेंगे। ठीक है, तो एक पॉपुलेशन यहाँ पे ली, पॉपुलेशन में यहाँ पे क्या है, 100 इंडिविजुअल्स हैं। अब इन 100 इंडिविजुअल्स में क्या बोला कि डोमिनेंट वाले यहाँ पे 40 है, रिसेसिव वाले 40 यहाँ पर है, एंड जो हेट्रोजाइगस यहाँ पे वो कितने, 10 है। तो ये एक टाइप से यहाँ पर हमने क्या देखा है, ये हम यहाँ पे इनका नंबर देख रहे हैं। ठीक है, ये नंबर यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, कि जीनोटाइप यहाँ पे कितने प्रेजेंट होंगे, ये 14 यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किसी भी पॉपुलेशन में हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं जीनोटाइप्स की फ्रीक्वेंसी को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इन्हीं जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी को हम स्टडी कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है
कि ये जो जीनोटाइप है कितने बार ये प्रेजेंट होगा उस पॉपुलेशन में, ठीक है, कितनी बार ये प्रेजेंट होगा। जैसे देखो मैंने 100 इंडिविजुअल्स का एग्जांपल यहां पे लिया, 100 में से 40 मैंने क्या बोला कि होमोजाइगस डोमिनेटिंग यहां पे प्रेजेंट है, होमोजाइगस डोमिनेटिंग। तो अगर मैं यहां पे फ्रीक्वेंसी देखूं, इसकी फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा कि 40 यहां पे होमोजाइगस वाले प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय यहां पे टोटल यहां पर हुआ, तो मतलब ये जो जीनोटाइप के इंडिविजुअल्स यहां पर होंगे किसी भी एक पॉपुलेशन में कितनी फ्रीक्वेंसी उनकी 0.4, ठीक है 0.4। या फिर सिंपल से इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 100 इंडिविजुअल में 40% जो यहां पे इंडिविजुअल होंगे उनका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए। तो ये 40% क्या बता रहा है, 40% बता रहा है उन इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी या फिर उस जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि टोटल 100% पॉपुलेशन में 40% इंडिविजुअल यहां पे कैसे है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, ठीक है। ऐसे यहां पे रिमेनिंग के भी हम यहां पे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन यहां पे कर सकते हैं कि ये रिसेसिव यहां पे क्या बनेंगे 40% यहां पे, और हेट्रोजाइगस यहां पे कितने बन रहे हैं 10%। तो ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, ये नंबर यहां पर ये होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यहां पे क्या है, नंबर यहां पर ये होगा, ठीक है। अच्छा ये 90 होगी, इसको 20 कर लो, 20 यहां पर हो जाएगा, ये यहां पे 20 हो जाएगा तो 20% हो जाएगा, तो ये टोटल यहां पे 100 हो गया, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और इसी फ्रीक्वेंसी को स्टडी करना किसी भी पॉपुलेशन में, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ठीक है। ये यहां पे क्या होता है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स यहां पर होता है। तो हम जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी को भी स्टडी कर सकते हैं, हम यहां पे ऐसे एलील की फ्रीक्वेंसी को भी स्टडी कर सकते हैं, इसको बोला जाता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ठीक है। ये यहां पे पॉपुलेशन जेनेटिक्स यहां पर होगा। अब ये जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है ना, इसको एक्चुअल में स्टडी किसने किया था, इसको स्टडी किया था साइंटिस्ट यहां पर आए थे हार्डी विनबर्ग, ठीक है। साइंटिस्ट यहां पे थे हार्डी विनबर्ग, साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने स्टडी यहां पे किया, ठीक है। अब देखो सिंपल सा, अब हार्डी विनबर्ग ने क्या बोला पॉपुलेशन जेनेटिक्स के रिगार्डिंग, या फिर किसी भी पॉपुलेशन में जो जीनोटाइप प्रेजेंट होंगी या फिर किसी भी पॉपुलेशन में जो एलील प्रेजेंट है, इनकी फ्रीक्वेंसीज के बारे में हार्डी विनबर्ग ने क्या बोला, ठीक है। देखो हार्डी विनबर्ग ने ये बोला कि जैसे ये एक पॉपुलेशन है, ठीक है, एक पॉपुलेशन यहां पर ये होगी। अब इस पॉपुलेशन में उन्होंने कंसिडर किया कि इस पॉपुलेशन में कोई भी एवोल्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है, इस पॉपुलेशन में कोई भी एवोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि अगर किसी भी पॉपुलेशन में कोई भी एवोल्यूशन नहीं होता तो इस पॉपुलेशन की जो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी होगी, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, और इसी पॉपुलेशन की जो एलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो होती है सेम। एलीलिक फ्रीक्वेंसी या फिर जो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी होगी वो कैसे रहती है, सेम रहती है, या फिर कैसे रहती है, कांस्टेंट यहां पे रहती है, ठीक है। देखो अब इसको एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। एग्जांपल से देखो कैसे, एक पॉपुलेशन लिए यहां पे फिर से, ठीक है, एक पॉपुलेशन है यहां पे पॉपुलेशन 1। अब इसमें यहां पे क्या बोला, इसमें यहां पे ये बोला कि जो 60 इंडिविजुअल्स हैं, 60 इंडिविजुअल यहां पे क्या है, टोल, और यहां पे 40 इंडिविजुअल यहां पे क्या है, शॉर्ट या फिर कैसे होंगे, ड्वार्फ, ठीक है। 40 इंडिविजुअल यहां पे क्या है, शॉर्ट या फिर ड्वार्फ, ठीक है। अब क्या बोला कि इस पॉपुलेशन में कोई भी एवोल्यूशन नहीं हो रहा, ठीक है, इस पॉपुलेशन में किसी भी टाइप का एवोल्यूशन नहीं है, मतलब कुछ भी चेंज यहां पर नहीं आ रहा इस पॉपुलेशन में। अब इस पॉपुलेशन के यहां पर आएगी नेक्स्ट जनरेशन, मतलब यहां पर टोटल थे 100 इंडिविजुअल्स। अब ये 100 इंडिविजुअल्स यहां पे क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, तो यहां पर क्या आएगी, यहां पर आएगी इनकी फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन यहां पर होगी। फिर इसी पॉपुलेशन की यहां पर क्या आएगी, यहां पर आएगी सेकेंड जनरेशन, ठीक है, यहां पर देखो क्या आएगी, सेकेंड जनरेशन यहां पर होगी। तो देखो एक पॉपुलेशन यहां पर है, इस पॉपुलेशन में यहां पे क्या बोला, 100 इंडिविजुअल्स हैं, 100 इंडिविजुअल में 60 यहां पे क्या है, टोल, फिर यहां पे 40 यहां पे क्या, ड्वार्फ। फिर जब ये पॉपुलेशन यहां पे क्या कर रही है, मतलब ये पॉपुलेशन यहां पे डिवाइड करेगी, मतलब रिप्रोड्यूस करेगी, तो फर्स्ट जनरेशन यहां पर होगी एंड सेकेंड जनरेशन। अब अगर हम इस पॉपुलेशन में टोल और ड्वार्फ का रेशियो कैलकुलेट करें, ठीक है, अगर हम एक रेशियो देखें कि कितने इंडिविजुअल यहां पे टोल हैं, कितने इंडिविजुअल यहां पे शॉर्ट होंगे, तो रेशियो यहां पे कितना आएगा,
रेशियो बनेगा यहाँ पे 3, ठीक है, 3 यहां पर होगा एंड यहां पर आ जाएगा 2, 3:2 रेशियो यहां पे बनेगा, मतलब 3 यहां पे किसको बता रहा है, टॉल का यहां पर होगा एंड 2 यहां पर किसका आएगा, शॉर्ट का। तो इस पॉपुलेशन में टॉल और शॉर्ट यहां पे कितने 3:2 रेशियो में यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, हार्डी वेनबर्ग ने ये बोला कि जब एक पॉपुलेशन में टॉल और ड्वार्फ का रेशियो 3:2 है, तो जैसे ही नेक्स्ट जनरेशन आएगी वहां पर भी रेशियो यहां पे क्या रहने वाला है, 3:2, मतलब टॉल और ड्वार्फ का रेशियो या फिर टॉल और शॉर्ट इंडिविजुअल का रेशियो यहां पर कितना रहेगा, 3:2 ही। फिर जब एक और नेक्स्ट जनरेशन आएगी तब भी यहां पे रेशियो कैसे रहने वाला है, टॉल और शॉर्ट का रेशियो यहां पे कैसे रहने वाला है, 3:2 ही यहां पे रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, समझ नहीं आ रहा है, देखो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो सिंपल सा एक चीज समझो, एक पॉपुलेशन है। अब किसी भी पॉपुलेशन में अगर हम एक जेनेटिक लेवल पे बात करें, जीन्स लेवल पे बात करें, हर एक इंडिविजुअल का कुछ ना कुछ जीनोटाइप होगा। जैसे कोई टॉल है, टॉल का कुछ ना कुछ जीनोटाइप होगा, शॉर्ट है, शॉर्ट का कुछ ना कुछ जीनोटाइप होगा, ठीक है। अब ये जो टॉल और शॉर्ट है इनके कुछ ना कुछ एलील भी होंगे। जीनोटाइप और एलील हमने जेनेटिक्स में बहुत अच्छे से कर रखा है कि जीनोटाइप क्या होता है। अभी तक हमने जो जेनेटिक्स में किया था ना, अभी तक हमने इंडिविजुअल लेवल पे बात की थी। अब हम उन्हीं जीन की या फिर उन्हीं सब चीजों की अब हम कहां पे पॉपुलेशन लेवल पे बात कर रहे हैं। देखो कंफ्यूजन वाली बात है नहीं है कुछ भी, बस थोड़ा सा आराम से समझो कि है यहाँ पे क्या। अब हम एक्चुअल में जो जीनोटाइप और एलील की बात कर रहे हैं ना, अब हम एक पॉपुलेशन में बात कर रहे हैं, ठीक है। पॉपुलेशन कैसे, एक 100 इंडिविजुअल्स यहाँ पे लिए, एक टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे 100 इंडिविजुअल की पॉपुलेशन है। अब उसी में ही हम किसको यहाँ पे देख रहे हैं, उसी में ही हम यहाँ पे जीनोटाइप को देख रहे हैं पॉपुलेशन में, और एक पॉपुलेशन में हम किसको यहाँ पे देख रहे हैं, एलील्स को, ठीक है। इतना समझ में आता है ना कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे, पॉपुलेशन को देख रहे हैं। अब उसी पॉपुलेशन में हम जीनोटाइप को देख रहे हैं और उसी पॉपुलेशन में एलील को। अभी तक जो हम जीनोटाइप और एलील देख रहे थे, हम इंडिविजुअल लेवल पे देख रहे थे कि एक इंडिविजुअल में जीनोटाइप क्या होगा और एक एलील क्या होगा, ठीक है। अब जैसे अभी बताया था लास्ट उसमें भी कि किसी भी पॉपुलेशन में, अब पॉपुलेशन लेवल पे सब कुछ बात हो रही है, मतलब अब हम जेनेटिक्स को स्टडी करें पॉपुलेशन लेवल पर, ठीक है। अब पॉपुलेशन लेवल पे एक इंडिविजुअल यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल यहाँ पे ये भी हो सकता है, और एक इंडिविजुअल यहाँ पे कैसा हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अब जैसे टोटल 100 इंडिविजुअल में 40 होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, 40 यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव भी हो सकता है, एंड 20 यहाँ पे क्या हो सकता है, हेट्रोजाइगस यहाँ पे इंडिविजुअल्स यहाँ पर है, ठीक है। अब इसमें अब ये जो यहाँ पे हम एक्चुअल में क्या देख रहे हैं, इन्हीं का नंबर देख रहे हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में होमोजाइगस डोमिनेंट का कितना नंबर होगा, होमोजाइगस रिसेसिव का कितना नंबर होगा, और हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल का कितना नंबर यहाँ पर होगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझो नंबर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, नंबर। अब जीनोटाइप का नंबर देखेंगे किसी भी पॉपुलेशन में। दूसरा हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, उनके एलील का नंबर। जैसे अब इस 100 इंडिविजुअल में कितने इंडिविजुअल में कैपिटल ए एलील प्रेजेंट होगा और कितने इंडिविजुअल में स्मॉल ए एलील प्रेजेंट होगा, यही चीज की हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर है कि जीनोटाइप लेवल पे हम क्या देख रहे हैं और एलील लेवल पे यहाँ पे देख रहे हैं, बट अब पूरी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं कि अगर 100 इंडिविजुअल्स हैं तो 100 इंडिविजुअल्स में होमोजाइगस डोमिनेंट कितना नंबर होगा, होमोजाइगस रिसेसिव का कितना नंबर है, और हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल का कितना नंबर यहाँ पर होगा। सेम किसी भी पॉपुलेशन में अगर यहाँ पे क्या है, 2 एलील प्रेजेंट है, एक डोमिनेटिंग एलील प्रेजेंट है और एक रिसेसिव एलील प्रेजेंट है, उनका नंबर कितना है कि टोटल 100 इंडिविजुअल में ये ए एलील कितने इंडिविजुअल में प्रेजेंट होगा और ये स्मॉल ए एलील कितने इंडिविजुअल में प्रेजेंट होगा। इसी को बस फ्रीक्वेंसी के टर्म में बोल रहे हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब और कुछ नहीं होता, फ्रीक्वेंसी में नंबर ही बताता है, ठीक है, कि वो पर्टिकुलर एलील किसी भी पॉपुलेशन में कितना फ्रीक्वेंट है या फिर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल में वो ज्यादा देखने को मिल रहा है, वो चीज हमारे पास यहाँ पर होती है फ्रीक्वेंसी। तो ये तो हम पॉपुलेशन जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में ही हार्डी वेनबर्ग ने क्या बोला, हार्डी वेनबर्ग ने ये बोला कि जब भी हम एक पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, अब वो पॉपुलेशन किसी इवोल्यूशन में नहीं है, मतलब किसी भी टाइप का कुछ भी इवोल्यूशन वहां पे नहीं हो रहा है। एक पॉपुलेशन है, अब उस पॉपुलेशन में जो जीनोटाइप का नंबर होगा या फिर जो एलील का नंबर होगा वो सेम रहता है, मतलब वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। वो सेम रहेगा मतलब कांस्टेंट रहेगा।
सेम और कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है कि जैसे आज एक पॉपुलेशन है, उसमें 100 इंडिविजुअल्स है। अब उस 100 इंडिविजुअल में 60 टॉल है एंड 40 यहाँ पे क्या है, शॉर्ट। ठीक है, अब वो पॉपुलेशन रिप्रोड्यूस तो करेगी ना, रिप्रोडक्शन तो करेगी, पॉपुलेशन का नंबर तो इंक्रीज करेगा ना, साइज वहां पे बड़ा होगा। जब वो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी मतलब रिप्रोड्यूस करेगी तो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, नेक्स्ट जनरेशन होगा। तो हार्डी वेनबर्ग ने ये बोला कि अगर स्टार्टिंग में एक पॉपुलेशन में 60 टॉल है, 40 शॉर्ट है, तो जब उसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें भी हमें देखने को मिलेगा कि 60 ही टॉल मिलेंगे एंड वहां पे 40 ही क्या मिलेंगे, शॉर्ट। मतलब इनका जो रेशियो वो कितना रहने वाला है, 3:2। फिर जब ये फर्स्ट जनरेशन रिप्रोड्यूस करेगी, जब इससे सेकेंड जनरेशन आएगी, फिर से वहां पे जो नंबर है वो एक इक्वल नंबर ही देखने को मिलेगा। मतलब फिर से वहां पे रेशियो क्या देखने को मिलेगी, 3:2 ही वहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, इतना बताओ, इतना सबको क्लियर है कि हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। अब हम जीनोटाइप और एलील को पॉपुलेशन लेवल पर समझ रहे हैं कि पॉपुलेशन लेवल पर क्या यहां पर होगा। ठीक है, और इसको पॉपुलेशन लेवल पे बताया किसने है, हार्डी वेनबर्ग ने बताया है। और हम अब उन्हीं का प्रिंसिपल यहां पे समझ रहे हैं कि उन्होंने पॉपुलेशन लेवल पे जीनोटाइप और एलील को कैसे यहां पे बताया। इतना बताओ, इतना सबको क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर है कि हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। ये वाला कंसेप्ट क्लियर है कि यहाँ पे कांस्टेंट कैसे यहाँ पर है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैसे चेंज यहाँ पर होगा। हाँ, रमनिक 1 मीन्स कांस्टेंट होगा, अभी मैं 1 पर भी यहाँ पर आऊंगी। ठीक है, 1 मीन्स यहाँ पे कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पर है, हार्डी वेनबर्ग ने यहाँ पे सिंपल सा वो क्या करे, पॉपुलेशन और एलिलिक लेवल पर यहाँ पे समझ रहे कि कैसे यहाँ पर होगा। ठीक है, चलो इसको और अभी समझेंगे। अभी देखो यहाँ पे, ठीक है, चलो अब एक चीज देखो, अभी यहाँ पे देखो हार्डी वेनबर्ग ने, अब एक चीज देखो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, हम एक पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं और वो पॉपुलेशन में किसी भी टाइप का एवोल्यूशन नहीं हो रहा। ठीक है, ध्यान रखना है कि उस पॉपुलेशन में किसी भी टाइप का एवोल्यूशन नहीं हो रहा। ठीक है, अब जब एवोल्यूशन नहीं हो रहा तो उस केस में क्या बोला कि यहां पर जो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है वो यहां पे क्या रहेगी, कांस्टेंट। ऐसे से एलिलिक फ्रीक्वेंसी पे यहां पे क्या रहने वाली है, कांस्टेंट यहां पे रहने वाली है। ठीक है, उन्होंने यहां पे कांस्टेंट यहां पे बोला। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब समझ में आया कि जैसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन यहां पर होगा, उनका नंबर चेंज नहीं करेगा, कुछ भी चेंज वहां पर नहीं आएगा, जितने इनिशियल नंबर प्रेजेंट है और बाद में भी उतने ही नंबर वहां पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब इसको एक चीज से और समझेंगे कि हार्डी वेनबर्ग ने यहाँ पे क्या चीज यहाँ पे बोला था। ठीक है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, यहाँ पे समझना। देखो अब हार्डी वेनबर्ग ने यहाँ पे क्या बोला कि हमारे पास एक एलील है कैपिटल ए, ठीक है, और एक एलील हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्मॉल ए। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, एलील्स यहाँ पर है। यहाँ पर जीनोटाइप है कैपिटल ए, स्मॉल ए एंड जीनोटाइप यहाँ पर है कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, ये यहाँ पे क्या जीनोटाइप यहाँ पर है। अब हार्डी वेनबर्ग ने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे उन्होंने इस एलील की फ्रीक्वेंसी बताई कि किसी भी एक पॉपुलेशन में जो ए एलील है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, स्मॉल पी। जैसे हम नॉर्मल करते हैं ना, जब हमें कुछ भी कैलकुलेट करना हो तो हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं ना, इसको लेट इसको हम एक्स कर लेते हैं। ऐसे उन्होंने यहाँ पे ए एलील की जो फ्रीक्वेंसी है किसी भी पॉपुलेशन में, उसको किससे लेट किया, स्मॉल पी से। ठीक है, स्मॉल पी से यहाँ पे लेट किया। उन्होंने बोला कि किसी भी पॉपुलेशन में जो ए एलील होगा उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे स्मॉल पी। ऐसे यहाँ पर जो स्मॉल ए यहाँ पर इस एलील की फ्रीक्वेंसी किसी भी पॉपुलेशन में यहाँ पे क्या बनेगी, स्मॉल क्यू। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल क्यू यहाँ पर होगा। ये यहाँ पे क्या है, दीज आर एलीलिक फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, ये है एलीलिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये यहाँ पे एलीलिक फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है। ठीक है, अब एक चीज देखो, अब हमें इस एलीलिक फ्रीक्वेंसी से अगर हमें जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कैलकुलेट करनी हो, अब देखो एक एलील की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, स्मॉल पी, तो दो एलील की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, दो एलील की फ्रीक्वेंसी मतलब इसका स्क्वायर कर दो, तो दो एलील की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा ना। ऐसे यहाँ पे एक एलील की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, स्मॉल क्यू, तो यहाँ पे जब दो एलील एक साथ आएंगे तो इनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या बनेगी, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे P प्लस क्यू, देखो P प्लस क्यू के यहाँ पे होल स्क्वायर करें, देखो P प्लस क्यू का भी यहाँ पे पहले एक चीज और समझते हैं। देखो अब यहाँ पे ना हार्डी वेनबर्ग ने क्या बोला था कि
एलिलिक फ्रीक्वेंसी और जो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है वो कैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट कहने का मतलब ये था कि जो सम होगा P एंड Q, मतलब एलिलिक फ्रीक्वेंसी का जो सम यहां पर होगा इट इज इक्वल टू 1। एलिलिक फ्रीक्वेंसी का जो सम यहां पर होगा वो इक्वल टू 1 यहां पर होगा। मतलब इसका मतलब ये है कि यहां पर जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो यहां पे रहने वाली है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट यहां पे रहेगी। ठीक है, देखो सिंपल सा क्या है, P एंड Q एलिलिक फ्रीक्वेंसी। हार्डी-वेनबर्ग ने एक चीज बोली कि जो सम होता है एलिलिक फ्रीक्वेंसी का किसी भी पॉपुलेशन में वो 1 के इक्वल यहां पर होगा। ठीक है, वो 1 के इक्वल होगा, मतलब वो पॉपुलेशन किससे है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी वहां पे कांस्टेंट वहां पर है, सेम वहां पर होगी। तो यहाँ पे P प्लस Q इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो गया 1। अब हम यहां से क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं। तो जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी में एक्चुअल में हुआ क्या, इस एलिलिक फ्रीक्वेंसी का ही स्क्वायर हो गया ना, इसी का डबल यहां पर हो जाएगा, क्योंकि एक एलिल P था तो यहाँ पे डबल कितना हो जाएगा, P स्क्वायर यहां पर होगा। ठीक है, अब ये जो P प्लस Q का होल स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस में यहाँ पे बनेगा ये 2PQ यहां पर होगा। ठीक है, जिसमें से P स्क्वायर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी किसकी, यहाँ पे जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी, मतलब कैपिटल A की फ्रीक्वेंसी। Q स्क्वायर यहाँ पे किसकी फ्रीक्वेंसी है, एलील की फ्रीक्वेंसी, मतलब Q स्क्वायर यहाँ पे जीनोटाइप किसकी, रिसेसिव वाले की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होगी। और ये जो 2PQ है ये फ्रीक्वेंसी हमारी किसकी हो जाएगी, हेट्रोजाइगस की। ठीक है, ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होगी। ठीक है, देखो सिंपल सा यहाँ पे जो हार्डी-वेनबर्ग थे उन्होंने एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है, मतलब एक मैथमेटिकली अप्रोच उन्होंने दिया कि किसी भी पॉपुलेशन में हम मैथमेटिकली कैसे समझ सकते हैं कि कैसे वहां पर फ्रीक्वेंसीज कैसे वहां पर होगी। तो उन्होंने एक ए एलील लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी कंसिडर की स्मॉल p, फिर स्मॉल a कंसिडर किया, उसकी फ्रीक्वेंसी वहां पे की उन्होंने स्मॉल q। फिर क्या बोला कि जब यहीं से अगर हम यहाँ पे क्या देखिए, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखिए, तो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या बन रही है, स्मॉल ए जब करेगा तो Q स्क्वायर यहाँ पर होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 2PQ कैसे आया, ओके एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड वेट करना। चलो देखो कैसे समझेंगे यहां पे इसको। ठीक है, देखो अब मैं मतलब दोबारा से रिपीट करी क्या चीज किया, मतलब हार्डी-वेनबर्ग यहां पर आए। ठीक है, हार्डी-वेनबर्ग जो थे, हार्डी-वेनबर्ग ने एक पॉपुलेशन में वो क्या कर रहे हैं, यहां पर वो स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ जीनोटाइप। ठीक है, हार्डी-वेनबर्ग क्या कर रहे हैं, किसी भी एक पॉपुलेशन में जीनोटाइप एंड एलील को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ जीनोटाइप एंड एलीलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन में वो जीनोटाइप और एलीलिक फ्रीक्वेंसी को स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे हार्डी-वेनबर्ग। अब हार्डी-वेनबर्ग ने क्या बोला कि एक पॉपुलेशन है। ठीक है, एक पॉपुलेशन यहां पर होगी, उस पॉपुलेशन में 2 एलील प्रेजेंट है, एक डोमिनेटिंग एलील है और एक यहाँ पे क्या रिसेसिव एलील। ठीक है, अब जब ये एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट है तो इसका कुछ ना कुछ नंबर होगा ना, कि अगर हम कोई भी पॉपुलेशन कंसिडर करें, अगर हम 10 इंडिविजुअल की पॉपुलेशन को कंसिडर कर रहे हैं या 20 की कंसिडर कर रहे हैं या फिर हम 100 की पॉपुलेशन को कंसिडर कर रहे हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं कैपिटल ए जो एलील है उसका कुछ ना कुछ नंबर होगा, मतलब किसी फ्रीक्वेंसी में वो प्रेजेंट होगा। ऐसे जो स्मॉल ए किसी न किसी फ्रीक्वेंसी में प्रेजेंट होगा। तो उन्होंने क्या बोला कि एक पॉपुलेशन में जो कैपिटल ए है वो कितने फ्रीक्वेंसी पे प्रेजेंट है, कितना मतलब रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल p से, और यहाँ पे जो q यहाँ पर होगा इसको रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल a की फ्रीक्वेंसी। तो अब ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हुई ये यहाँ पर है एलीलिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये यहाँ पर क्या होगा, एलीलिक फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आएगा। ठीक है, चलो यहां तक तो एलीलिक फ्रीक्वेंसी उन्होंने बता दी। अब उन्होंने ये बोला कि किसी भी एक पॉपुलेशन में जीनोटाइप भी तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जीनोटाइप भी तो है, तो जीनोटाइप यहाँ पे क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, ये 3 जीनोटाइप पॉसिबल है। अगर हम यहाँ पे
इन दोनों एलील के कॉम्बिनेशन भी बनाए, तो इनके कॉम्बिनेशन से ये 3 जीनोटाइप पॉसिबल है। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि यहां पर जो कैपिटल ए होगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसे एलील की तो डबल हो जाएगी, मतलब अब ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पी स्क्वायर, और ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या बन जाएगी, क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब आता है कि इस फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो यहाँ पे हेट्रोजाइगस है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब उन्होंने इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी 2pq। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दी 2pq। अब 2pq को समझना क्यों दिया, क्योंकि देखो ये जो यहाँ पे हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होगा, अब यहाँ पे डोमिनेटिंग एलील भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और यहाँ पे रिसेसिव एलील भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों एक साथ यहाँ पर आ रहे हैं ना, तो मतलब यहाँ पे स्मॉल p भी यहाँ पर आएगा, मतलब एक p डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर आएगी एंड यहाँ पे रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर आएगी। ठीक है, अब ये जो 2pq आया ना, ये एक्चुअल में इक्वेशन यहां से है, जैसे मैथ में इक्वेशन करते हैं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ऐसे ही यहां पर ये जो इक्वेशन आई है वो कैसे यहाँ पर आई है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ पे बना p स्क्वायर, यहाँ पे बना, और ये यहाँ पे बना q स्क्वायर, यहाँ पे बना, और ये यहाँ पे बना 2pq यहाँ पे बना, जैसे नॉर्मल हम मैथ में करते हैं। ठीक है, कि मैथमेटिकली इक्वेशन है कि यहाँ पे जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर करता है, ऐसे यहाँ पे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर यहाँ पे किया तो बना p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, जैसे हम वहां पे 2ab करते हैं, यही होता है ना 2ab करते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 2pq। अब ये 2pq किसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होगी, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होगी हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की। ठीक है, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या की है, 2pq। अब यहां से जो दो चीजें ध्यान में रखनी है ना, एक तो ये ध्यान में रखना है कि यहां पर जीनोटिपिक जो फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब किसी भी पॉपुलेशन में जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किससे कर रहा है, पी स्क्वायर से, अगर ये होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, क्यू स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे अगर होमोजाइगस रिसेसिव होगा, और 2pq से रिप्रेजेंट करेंगे अगर वो इंडिविजुअल कैसा है, हेट्रोजाइगस होगा। ठीक है, और अगर सिर्फ एलीलिक फ्रीक्वेंसी की बात होगी, एलीलिक फ्रीक्वेंसी या तो p या फिर क्या हो सकती है, स्मॉल q यहां पर हो सकता है, तो ये यहां पर होगा एलीलिक फ्रीक्वेंसी, ये यहां पर क्या होगा, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब एक चीज यहां पे उन्होंने ये चीज तो रिप्रेजेंट कर दिया कि किसी भी पॉपुलेशन में हम एलीलिक फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां से उन्होंने एक और चीज बोली कि जब कोई भी पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन में अगर इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर किसी भी पॉपुलेशन में अगर कोई भी इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, तब उस पॉपुलेशन में p प्लस क्यू होगा, p प्लस क्यू का सम होगा इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे ही p प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में 2pq, इनका सम होगा इक्वल टू 1। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि जब कोई भी पॉपुलेशन यहां पे क्या होगी, कोई भी किसी भी पॉपुलेशन में एवोल्यूशन नहीं होगा, तो जो इनकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी होगी, एलीलिक फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे 1 के इक्वल होगी, और यहाँ पे जो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी है, इनका सम भी यहाँ पे 1 के इक्वल होगा। और ये जो 1 है, 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि ये फ्रीक्वेंसी रहेगी कांस्टेंट। ये फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जब वो पॉपुलेशन रिप्रोड्यूस करेगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, अब वहां पे जो एलील का नंबर है या फिर उस जीनोटाइप का जो नंबर है वो सेम ही रहने वाला है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सम यहाँ पे क्या आता है, इन दोनों का सम यहाँ पे इक्वल टू 1 होगा, मतलब सेम यहाँ पे रहने वाली है, कांस्टेंट यहाँ पे रहने वाली है। ये चीज यहाँ पे बताया था हार्डी-वेनबर्ग ने। ठीक है, अब यहां से एक और चीज समझो। अब यहां से देखो, अब जो ये हार्डी-वेनबर्ग थे ना, इन्होंने यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे क्या बताई, मतलब कैसे यहाँ पे बोला, देखो हम यहाँ पे बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं यहाँ पे हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। अब जो इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम जैसे हम नॉर्मल भी पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब कांस्टेंट ही होता है ना। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट या फिर क्या होता है, सेम ही होता है इक्विलिब्रियम का मतलब। ठीक है, तो ये जो हम ये पढ़ रहे हैं ना कि यहाँ पे किसी भी पॉपुलेशन में जो p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 है, तो मतलब यहां पर क्या है, यहां पर प्रेजेंट है इक्विलिब्रियम। ठीक है, यहां पर क्या प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है इक्विलिब्रियम।
अब ये जो इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम यहां पर होगा एलिलिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्योंकि अभी हम एलिलिक फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो यहां पर आएगा एलिलिक इक्विलिब्रियम। और अगर यहां पर क्या होगा, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज की बात करेंगे, 2pq इक्वल्स टू 1, तो ये यहां पर हो जाएगा जीनोटिपिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, जीनोटिपिक इक्विलिब्रियम यहां पर होगा। इक्विलिब्रियम मतलब यहां पे कांस्टेंट, तभी यहां पे जो प्रिंसिपल यहां पर होता है ना, इसे हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल या फिर हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है कि पॉपुलेशन यहां पे कांस्टेंट होता है या फिर सेम यहां पर होगी। अब यही से ही अगर किसी भी पॉपुलेशन में, जैसे हमारे पास कोई भी गिवन पॉपुलेशन है कि 1000 नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसी पॉपुलेशन में प्रेजेंट है या 100 नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसी पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, तो उस पॉपुलेशन, अगर उस पॉपुलेशन में क्या है, एलिलिक इक्विलिब्रियम है या फिर वहां पे क्या प्रेजेंट है, जीनोटिपिक इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है, तो उस पॉपुलेशन को हम बोलते हैं, वो पॉपुलेशन हमारी किस में होगी, वो पॉपुलेशन हमारी होगी इन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, ठीक है। वो जो पॉपुलेशन यहां पर होगी वो होगी हमारी इन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो कौन सी पॉपुलेशन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में होगी, जो जिसमें एलिलिक और जीनोटिपिक इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होगा, तो वो पॉपुलेशन हमारी किस में आ जाएगी, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में। चलो इतना कंसेप्ट बताओ, इतना सबको समझ में आया कि हार्डी-वेनबर्ग ने क्या बोला था, क्या इक्विलिब्रियम कंसेप्ट यहाँ पे था, कैसे यहाँ पे पी एंड क्यू फ्रीक्वेंसीज क्या है, जीनोटिपिक और एलिलिक फ्रीक्वेंसी, इतना सबको क्लियर है अभी तक जितना भी किया। एक बार सब रिप्लाई करो, सबको इतना क्लियर हुआ जितना अभी तक हमने किया है। एलिलिक एंड जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी क्लियर है, हार्डी-वेनबर्ग का प्रिंसिपल क्लियर है कि उन्होंने क्या बोला था। हाँ अंकिता, टोटल 90 हुआ, मैंने उसे बाद में चेंज किया था 20 करके ना, तो टोटल 100 हो गया था वो, ठीक है, वो बाय मिस्टेक 10 किया था, वो 20 हो गया था। चलो एकदम एक बार फटाफट से सब लोग रिप्लाई कर दो कि सबको क्लियर है। चलो फिर यहां से सब लोग एक और कंसेप्ट बताओ, क्या नेचर में ऐसा पॉसिबल है, क्या नेचर में ऐसा पॉसिबल है, एक चीज बताओ, क्या नेचर में ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी पॉपुलेशन में एवोल्यूशन ना हो। अब ये चीज बताओ, किसी भी पॉपुलेशन में क्या ऐसा पॉसिबल है, नेचर में ये चीज पॉसिबल है कि किसी भी पॉपुलेशन में एवोल्यूशन ना हो। लास्ट लाइन ये बोली है कि जब किसी भी पॉपुलेशन में, ठीक है, कोई भी पॉपुलेशन है, अगर उस पॉपुलेशन में जेनेटिक और मतलब यहाँ पे एलिलिक और जीनोटिपिक इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होगा ना, तो उस पॉपुलेशन को बोला जाता है कि वो पॉपुलेशन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, वो पॉपुलेशन यहाँ पे कैसे होगी, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में है, ये बोला था। लास्ट लाइन में ये बोला था कि अगर किसी भी पॉपुलेशन में जीनोटिपिक और एलिलिक इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होगा तो वो पॉपुलेशन हमारी हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में होगी। हाँ, तो मतलब देखो, नेचुरली किसी भी पॉपुलेशन में ये चीज पॉसिबल नहीं है कि वहां पे एवोल्यूशन ना हो, ठीक है। तो ये जो हार्डी-वेनबर्ग थे ना, हार्डी-वेनबर्ग ने ये चीज एज्यूम की थी, ठीक है, उन्होंने एजम्पशन की थी, एज्यूम किया था कि वो जो कोई भी पॉपुलेशन है वो किस में प्रेजेंट है, एक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, मतलब उस पॉपुलेशन में एवोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा उन्होंने कंसेप्ट दिया है ना, ये एक्चुअल में नेचर में नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब नेचर में तो हमें एवोल्यूशन देखने को मिलेगा। उन्होंने एक सर्टेन एजम्पशंस ली थी, उन्होंने एज्यूम किया कि एक पॉपुलेशन है उसमें एवोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो उस पॉपुलेशन में क्या होगा, उनकी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी और जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी होगी वो कैसे होगी, कांस्टेंट रहेगी, या फिर कैसा होगा, वो सेम रहने वाली है, ठीक है। उन्होंने एजम्पशन यहां पे ली थी, ठीक है। अब एक चीज देखो, अब जब भी हम किसी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, हमने क्या बोला कि एक पॉपुलेशन में एवोल्यूशन नहीं हो रहा है, नो एवोल्यूशन, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर होंगे जो किसी भी पॉपुलेशन में ना मतलब एवोल्यूशन को नहीं होने देंगे, या फिर किसी भी पॉपुलेशन का एवोल्यूशन नहीं होने देंगे, ऐसे कौन कौन से फैक्टर यहां पर होंगे। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी भी पॉपुलेशन में एवोल्यूशन को फेवर नहीं करते हैं, मतलब किसी भी पॉपुलेशन में एवोल्यूशन नहीं होने देते, और उन्हीं फैक्टर को हार्डी-वेनबर्ग ने कंसिडर किया था अपना एक प्रिंसिपल देने में और ये इक्विलिब्रियम को बताने में, ठीक है। जैसे देखो, हार्डी-वेनबर्ग क्या बोल रहे हैं, पॉपुलेशन एक इक्विलिब्रियम में है, मतलब जेनेटिक मतलब जीनोटिपिक लेवल पे और एलिलिक लेवल पे इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में पॉपुलेशन तभी हो सकती है जब कोई भी एवोल्यूशन नहीं होगा,
और किसी भी पॉपुलेशन में एवोल्यूशन कब नहीं होगा, जब ये कुछ सर्टेन फैक्टर्स यहां पर होंगे। ठीक है, तो ये जो सर्टेन फैक्टर्स है ना, ये सर्टेन फैक्टर्स फेवर करते हैं किसी भी पॉपुलेशन में कि एवोल्यूशन ना हो। ठीक है, एवोल्यूशन ना हो मतलब किसी भी पॉपुलेशन में क्या होगा, नो एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन नहीं होगा मतलब वहां पर होगा नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एवोल्यूशन नहीं होगा तो मतलब उस पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ठीक है, एवोल्यूशन ना होने का मतलब है कि वहां पे उसकी फ्रीक्वेंसी में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, एलिलिक फ्रीक्वेंसी हो या फिर कोई जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ये सब फैक्टर किसको फेवर करेंगे, एवोल्यूशन ना हो। ठीक है, और इन्हीं सब फैक्टर को, यही सब एजम्पशन थी किसकी, हार्डी वेनबर्ग की। उन्होंने क्या बोला कि जब एक पॉपुलेशन में जब ये सब फैक्टर पूरे हैं, ये सब चीजें किसी पॉपुलेशन में होगी, वो पॉपुलेशन होगी इन हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, या फिर उस पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहां से ये एजम्पशंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आपका यहां से भी बन जाता है कि जो हार्डी वेनबर्ग है ना, हार्डी वेनबर्ग ने कौन कौन सी एजम्पशंस यहां पे ली थी, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स उन्होंने कंसिडर किए एक पॉपुलेशन को डिफाइन करने में कि वो पॉपुलेशन हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। देखो सिंपल सा बोला है कि कोई भी पॉपुलेशन हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में तब होगी जब वो इन सब फैक्टर को फेवर करेगी। ठीक है, फैक्टर फेवर को करेगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला कंसेप्ट भी आता है, सेक्सुअल सिलेक्शन वाला कंसेप्ट भी आता है। ठीक है, पहले देखो ये फैक्टर्स यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर आते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पर होता है रैंडम मेटिंग। ठीक है, रैंडम मेटिंग का मतलब होता है कि कोई भी इंडिविजुअल किसी के साथ भी मेट कर सकता, मतलब यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स होंगे सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, मतलब हर एक इंडिविजुअल के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर होंगी मेटिंग की। तो जब किसी भी पॉपुलेशन में रैंडम मेटिंग होती है तो वो फेवर करता है कि उस पॉपुलेशन में कोई भी फ्रीक्वेंसी लेवल पर चेंज ना आए, मतलब उनके जीनोटाइप में कुछ भी चेंज ना उस पॉपुलेशन में, या फिर उस पॉपुलेशन की एलिलिक फ्रीक्वेंसी में कुछ भी चेंज ना आए। देखो सिंपल सा क्या है, रैंडम मेटिंग का मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल के इक्वल चांस है कि वो किसी के साथ भी मेटिंग कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। और जब किसी भी पॉपुलेशन में रैंडम मेटिंग होगी तो इसका मतलब ये है कि वहां पर फ्रीक्वेंसी लेवल पे, मतलब जेनेटिक लेवल पे, जीन्स लेवल पे कुछ भी चेंज नहीं आने वाला। तो जब जेनेटिक लेवल पे कुछ भी चेंज नहीं आएगा तो मतलब एवोल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि देखो एवोल्यूशन कब होगा, एवोल्यूशन का मतलब है फीचर्स का चेंज होना, फिनोटाइप बदलना। फिनोटाइप कब बदलेंगे, जब जेनेटिक लेवल पे कुछ चेंज आएगा, और जब जेनेटिक लेवल पे कुछ भी चेंज नहीं आएगा तो एवोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो जो रैंडम मेटिंग है, रैंडम मेटिंग फेवर करती है नो एवोल्यूशन, मतलब वो कोई भी जेनेटिक लेवल पे चेंजेस नहीं लेके आती। सेकेंड फैक्टर यहां पर आता है नो नेचुरल सिलेक्शन। अगर किसी भी पॉपुलेशन पे नेचुरल सिलेक्शन काम नहीं कर रहा, नेचुरल सिलेक्शन जो हम पढ़ते हैं जैसे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाला होता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस वाला जो नेचुरल सिलेक्शन जो डार्विन ने बताया था, अगर किसी भी पॉपुलेशन में नेचुरल सिलेक्शन नहीं लग रहा होगा मतलब उस पॉपुलेशन का एवोल्यूशन ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई भी चेंजेस ही नहीं आने वाले, वो सेम ही रहने वाली है, कांस्टेंट रहेगी, स्टेबल रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो मतलब नो नेचुरल सिलेक्शन होगा उस पॉपुलेशन में। नो म्यूटेशन, म्यूटेशन भी हमने देखा है, म्यूटेशन क्या करता है, डीएनए लेवल पे चेंजेस लेकर आता है या फिर क्रोमोसोम लेवल पे चेंजेस लेकर आता है। तो हमारा तो यहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन में चेंज ही ना आए, मतलब हार्डी वेनबर्ग ने ये एज्यूम किया कि एक पॉपुलेशन में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा, तो चेंज कैसे नहीं आएगा, जब वहां पे कोई भी म्यूटेशन ही नहीं होगी। ठीक है, म्यूटेशन नहीं होगी तब भी कुछ भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फैक्टर है माइग्रेशन, कि माइग्रेशन ना हो। माइग्रेशन का मतलब क्या है कि इस पॉपुलेशन में ना तो कोई इंडिविजुअल ऐड हो रहे हैं, ना यहाँ से कोई इंडिविजुअल बाहर जा रहे हैं, कि एक पॉपुलेशन है ना तो कोई बाहर से अंदर आ रहा है, ना कोई उस वहां से कोई बाहर जा रहा है। बाहर से देखो, जब कोई इंडिविजुअल है, कोई इंडिविजुअल यहाँ पर है, किसी भी पॉपुलेशन में एंटर करेगा, जब हमने ना यहाँ पे इंडिविजुअल्स को ना जीन्स लेवल पे समझना है। ठीक है, जीन्स लेवल पे हमने यहाँ पे पॉपुलेशन को समझना है कि जैसे एक पॉपुलेशन है, कोई भी इंडिविजुअल बाहर से आके ऐड होंगे। अब एक इंडिविजुअल में क्या प्रेजेंट है, जीन्स प्रेजेंट है ना, तो नए जीन आके ऐड होंगे ना उस पॉपुलेशन में, नए जीन आके ऐड होंगे, या फिर एक पॉपुलेशन से कुछ इंडिविजुअल चले गए, बाहर चले गए, तो मतलब जीन्स वहां से रिमूव हो गए ना। तो जब नए जीन ऐड हो रहे हैं और वहां के जीन रिमूव हो रहे हैं तो वहां पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी ना, नंबर वहां पे चेंज हो जाएगा।
जब नंबर चेंज हो जाएगा तो वो वहां पे क्या करेगा, एवोल्यूशन करेगा। बट हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, एवोल्यूशन ना हो, कि वहां पे फ्रीक्वेंसी में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो जब माइग्रेशन नहीं होगा वो भी किसको फेवर करेगा, कि एवोल्यूशन ना हो, ना ही वहां पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो। और यही एज्यूम किसने किया था, हार्डी-वेनबर्ग ने। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जब लार्ज पॉपुलेशन साइज होगा, बहुत बड़ा पॉपुलेशन साइज है, बहुत बड़े पॉपुलेशन साइज में भी जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती है, ठीक है। जो स्मॉल साइज की पॉपुलेशन होते हैं ना, वहां पे ज्यादा चांसेस होते हैं जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज करने में, ठीक है। तो ये भी किसको फेवर करेगा, यहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन साइज में यहाँ पे हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में पॉपुलेशन होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे नो जेनेटिक ड्रिफ्ट। एवोल्यूशन में पढ़ते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में, कि अचानक से कोई भी चेंज आ जाता है तो उसे जेनेटिक ड्रिफ्ट बोला जाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट भी स्मॉल पॉपुलेशन पे काम करता है, ठीक है। जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है ना, ये भी बेसिकली स्मॉल पॉपुलेशन पे ही काम करता है। तो हमने तो ऑटोमेटिक यहाँ पे अभी क्या बोला कि साइज यहाँ पे क्या है, लार्ज। तो लार्ज पॉपुलेशन पे जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं लगता, स्मॉल पॉपुलेशन पे जेनेटिक ड्रिफ्ट लगता है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट भी एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होता है जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज करने में, ठीक है। एवोल्यूशन में इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट भी यहाँ पे क्या करता है, जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट यहाँ पे जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, तो नो जेनेटिक ड्रिफ्ट। ऐसे यहाँ पर आता है नो रिकॉम्बिनेशन। नो रिकॉम्बिनेशन मतलब जब एक्सचेंज ही नहीं होगा यहाँ पे जीन्स का, जब जीन का एक्सचेंज नहीं होगा तो मतलब जीन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो नो रिकॉम्बिनेशन भी किसको फेवर करेगा, कि जीन की फ्रीक्वेंसी में कुछ भी चेंज ना आए। जीन की फ्रीक्वेंसी मतलब जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी में कुछ भी चेंज यहाँ पर ना हो, और ऐसे यहाँ पे एलिलिक फ्रीक्वेंसी में कुछ भी चेंज यहाँ पे ना हो। ऋषु, आपने मुझे लगता है एवोल्यूशन चैप्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है। ये स्मॉल लेवल पे कैसे चेंजेस ज्यादा होता है ना, एवोल्यूशन लेवल पर होता है, मतलब एवोल्यूशन चैप्टर में आप ज्यादा डिटेल में पढ़ते हो, क्योंकि अभी हम हार्डी-वेनबर्ग डिस्कस कर रहे हैं ना। तो ये नेचुरल सिलेक्शन क्या है, लार्ज पॉपुलेशन साइज, स्मॉल पॉपुलेशन साइज पे कैसे यहाँ पर होता है ना, इसको ज्यादा डिटेल में वहां पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैं इसी के रिस्पेक्ट में चीजें यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे कैसा होगा, वैसे स्मॉल पॉपुलेशन में सिंपल सा ऐसे होता है ना, स्मॉल पॉपुलेशन में ना स्पेसिफिक मेटिंग होती है। लार्ज पॉपुलेशन साइज होगा ना, तो वहां पे रैंडम मेटिंग के चांसेस ज्यादा है, मतलब कोई भी किसी के साथ भी मेटिंग कर सकता है। लेकिन जब स्मॉल पॉपुलेशन साइज हो जाएगा ना, तो वहां पे स्पेसिफिक इंडिविजुअल ही आपस में मेटिंग करेंगे। तो वहां पे सिर्फ वही फ्रीक्वेंसी, वही जीन बार बार रिप्रोड्यूस होगा, और उसी जीन की फ्रीक्वेंसी वहां पे इंक्रीज करती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। रैंडम मेटिंग का मतलब होता है कि कोई भी स्पेसिफिकली मेटिंग कर रहा है, कोई भी किसी के मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं है। रैंडम मेटिंग का मतलब होता है नॉन स्पेसिफिक मेटिंग, कि यहाँ पे जो मेल और फीमेल है ना, वो चूज नहीं कर रहे, सिलेक्शन नहीं कर रहे किसी भी चीज का। कोई भी मेल किसी भी फीमेल के साथ रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा ही सेम कोई भी फीमेल किसी भी मेल के साथ रिप्रोड्यूस कर सकते हो, उसे रैंडम मेटिंग बोला जाता है, या फिर नॉन स्पेसिफिक मेटिंग बोलते हैं। मतलब रैंडम का मतलब क्या होता है, किसी के साथ भी कुछ भी, मतलब रैंडम का तो यही होता है ना, ठीक है। इसे रैंडम मेटिंग यहाँ पे बोलते हैं। चलो, इतने असम्पशन सबको क्लियर है। ये असम्पशंस इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कि जो हार्डी-वेनबर्ग थे, उन्होंने क्या क्या यहाँ पे कंसिडर किया था, कौन कौन से फैक्टर कंसिडर किए थे, या फिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन की जेनेटिक या फिर जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करते, ठीक है। ये फैक्टर यहाँ पर आते हैं। तो यहां तक हमारे ये फैक्टर कंप्लीट है। अब इसके बाद देखो, यहां तक हमारा बेसिकली ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट है, ठीक है। कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा हार्डी-वेनबर्ग वाला, कि सिंपल सा यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे स्टडी क्या कर रहे हैं, हम जीनोटिपिक और एलिलिक फ्रीक्वेंसी को एक पॉपुलेशन लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। पॉपुलेशन लेवल पे हार्डी-वेनबर्ग ने क्या बोला कि कोई भी पॉपुलेशन में जो जीनोटिपिक और एलिलिक फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करती है, ठीक है, वो कैसे रहती है, कांस्टेंट रहती है। और कब किसी भी पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, जब वो इन सारे फैक्टर्स को फेवर करेगी, तब उस पॉपुलेशन में जो फ्रीक्वेंसी वो कांस्टेंट रहने वाली है, सेम रहने वाली है, ठीक है। देखो रैंडम मेटिंग में ना फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। जो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी होता है ना, फ्रीक्वेंसी जीन लेवल पे चेंज नहीं आता ज्यादा मेजर। एवोल्यूशन देखो, वहां पे जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर में कुछ भी चेंज नहीं आता, रैंडम मेटिंग में वो बैलेंस हो जाता है नंबर जो वहां पर होता है। देखो रैंडम मेटिंग में ना, रैंडम मेटिंग का मतलब देखो, इसको अगर मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है। एक छोटे से एग्जांपल से समझना। जैसे देखो, अब दो इंडिविजुअल्स है, अब इनके बीच में यहाँ पे क्या, एक इंडिविजुअल जो यहाँ पर होगा ना, इसका जीनोटाइप यहाँ पे क्या है, कैपिटल ए, और जो दूसरा इंडिविजुअल है वो यहाँ पे क्या है, स्मॉल ए। मतलब ये जो इंडिविजुअल है वो इस इंडिविजुअल के साथ यहाँ पे क्या कर रहा है, मेटिंग कर रहा है, मतलब रिप्रोड्यूस कर रहा है। और ये होगी स्पेसिफिक,
कि ये जो इंडिविजुअल है ना, ये हर बार ये इसी इंडिविजुअल के साथ ही मेटिंग करेगा, तो ये स्पेसिफिक मेटिंग होगी। तो जब ये जो इंडिविजुअल आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे तो यहां से जो प्रोजीनी आएगी वहां पे हमेशा ही यहाँ पे क्या आने वाला है, जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए ही आने वाला है। ठीक है, हमेशा जीनोटाइप क्या मिलेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये जो एक स्पेसिफिक मेटिंग यहाँ पर होगी ना, कि हमेशा डोमिनेंट वाला जो डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये हमेशा ही किसके साथ कर रहा है, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। ये चीज यहाँ पर होता है एक स्पेसिफिक मेटिंग होना। स्पेसिफिक मेटिंग से क्या होता है, एक पर्टिकुलर एलील की फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज्यादा हो जाती है और एक जो दूसरा एलील होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। ये होता है हमारा जब स्पेसिफिक मेटिंग होती है। लेकिन अगर ये जो इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल स्मॉल ए के साथ भी रिप्रोड्यूस कर रहा है, या फिर ये कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ भी कर सकता है, या फिर ये किसके साथ, कैपिटल ए, ये तीनों में से किसी भी टाइप के इंडिविजुअल के साथ रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो ये मीटिंग यहाँ पर होगी रैंडम, कि अब ये सेलेक्ट नहीं कर रहा, ये इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी। जब ये तीनों में से किसी के साथ भी कर सकता है ना, तो अब यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी होगी कैपिटल ए और स्मॉल ए की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे मतलब कैसे रहेगी, ऑलमोस्ट सेम रहेगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज्यादा हो रही है और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो रही है। मतलब एक बैलेंस रहेगा, नंबर बैलेंस रहेगा। तो ये मतलब होता है रैंडम मेटिंग का। तो रैंडम मेटिंग में हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, जीनोटिपिक या फिर एलिलिक फ्रीक्वेंसी। अगर स्पेसिफिक मेटिंग होगी, स्पेसिफिक मेटिंग में फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम क्या कंसिडर करते हैं कि एक पॉपुलेशन में जब भी रैंडम मेटिंग होगा तो वो जीनोटिपिक और एलिलिक फ्रीक्वेंसी पे कुछ फर्क नहीं डालता, वो एक बैलेंस ही रहती है। जो उनका पहले नंबर होता है उतने ही नंबर पे रहता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक मेटिंग हो जाएगी ना, तब वहां पे क्या होगा, एक एलील का नंबर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, दूसरे का बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो वहां पे चेंज कर देगा, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देता है। ठीक है, ये होता है यहाँ पे रैंडम मेटिंग का मतलब ना, कि रैंडम मेटिंग को क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो जीनोटिपिक और जीनोटिपिक लेवल पे, फ्रीक्वेंसी लेवल पे कुछ चेंज नहीं लेकर आता। ठीक है, क्लियर? इतना कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? इतना बताओ, इतना कॉन्सेप्ट सबको क्लियर? चलो बस एक कैलकुलेशन यहाँ पे देख लेते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में अगर यहाँ पे जीनोटिपिक और एलिलिक फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना हो तो कैसे करते हैं। कैलकुलेशन यहाँ पे देखें, बताओ इतना सबको क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? इतना थोड़ा सा टिपिकल है ये कॉन्सेप्ट ना, थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आप इसको बार बार समझोगे ना, देखो इसका अगर एक जिस्ट देखा जाए ना, जिस्ट सिर्फ इतना सा है कि पॉपुलेशन में जीनोटिपिक और एलिलिक फ्रीक्वेंसी को स्टडी करना। हार्डी-वेनबर्ग ने ये बोला कि किसी भी पॉपुलेशन में जीनोटिपिक एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट रहती है। उन्होंने कांस्टेंट को एक मैथमेटिकली तरीके से बताने की कोशिश की। कैसे बताने की कोशिश की? पी एंड क्यू की फॉर्म में। तो उन्होंने बोला कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 होगा और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। और कुछ यहाँ पे एजम्पशंस लेंगे, इन एजम्पशन के बेसिस पे ये बोला कि जब भी किसी भी पॉपुलेशन में ये सब चीजें हो रही है, ये सब चीजें यहाँ पे फेवर करेगी कि उस पॉपुलेशन की एलिलिक फ्रीक्वेंसी या फिर जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो। ये चीज होता है हमारे पास हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम या फिर हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, अब हम देखेंगे, ठीक है, अब हम देखेंगे कि किसी भी पॉपुलेशन में, कि एक ये पॉपुलेशन है, अब इस पॉपुलेशन में हमें कैलकुलेट करनी है जीनोटिपिक एंड एलिलिक फ्रीक्वेंसी। अब हम मैथमेटिकली चल रहे हैं, अब हम मैथमेटिकली अप्रोच से हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि अगर हमारे पास एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि जिसमें कोई पॉपुलेशन दी, अब उसका वहां पे पूछे कि जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके बताओ, एलिलिक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके बताओ, तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाऊंगी, फॉर्मूला वगैरह भी हम देख लेंगे, बट हम इसको एग्जांपल से पहले समझते हैं कि जीनोटिपिक और एलिलिक को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिया कि एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में टोटल 100 इंडिविजुअल्स है। ठीक है, टोटल 100 इंडिविजुअल्स, जिसमें से होमोजाइगस डोमिनेंट वाले इंडिविजुअल है 48। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो रिसेसिव वाले इंडिविजुअल्स है, होमोजाइगस रिसेसिव, ये इंडिविजुअल यहाँ पर है 42। और जो यहाँ पे हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल यहाँ पर है 10। ठीक है, एक पॉपुलेशन ली है, उस पॉपुलेशन में क्या बोला, क्वेश्चन क्या है कि एक पॉपुलेशन जिसमें टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं, 100। अब इस पॉपुलेशन में क्या बताना है, मतलब इस पॉपुलेशन में क्या गिवन है, यहाँ में गिवन है कि जो जीनोटाइप यहाँ पर इंडिविजुअल जो यहाँ पर है, इस जीनोटाइप के 48 इंडिविजुअल है आउट ऑफ 100।
इस जीनोटाइप के 42 हैं और इस जीनोटाइप के यहाँ पे कितने 10 इंडिविजुअल्स हैं आउट ऑफ 100। अब यहाँ पे कैलकुलेट करनी है इनकी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इनकी क्या कैलकुलेट करनी है, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का मतलब है हमें कैलकुलेट करना है पी स्क्वेयर, यहां से हमें कैलकुलेट करना है क्यू स्क्वेयर एंड यहां से हमें कैलकुलेट करना है 2pq। ठीक है, ये सब हमें कैलकुलेट करना है कि इसका पी स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, इसकी क्यू स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। हाँ, ये स्टेटमेंट में दिया होगा, जो मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ ना, ये एक्चुअल में गिवन है, ये सब कुछ गिवन है। ठीक है, ये गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है पी स्क्वेयर, क्यू स्क्वेयर एंड 2pq। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे पी स्क्वेयर। पी स्क्वेयर को ऐसे भी लिखा जाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए कैपिटल ए। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकता है, पी स्क्वेयर भी लिखा हो सकता है, या फिर एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसकी, कैपिटल ए जीनोटाइप की। जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें क्या करना है, देखो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा मेथड होता है। क्या करना, अब कैपिटल ए के नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं 48। अब इस 48 को डिवाइड कर दो किससे, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल यहाँ पे कितना है 100, तो ये कितना बन गया यहाँ पे 0.48। तो अब पी स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 0.48। इजी था, बहुत इजी है। जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करना, जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट हैं उस पर्टिकुलर जीनोटाइप के, उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल से। ठीक है, इतना क्लियर ना सबको कि यहाँ पे पी स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, कैसे यहाँ पर आएगा। तो चलो एक बार सब क्यू स्क्वेयर यहाँ पे बताओ। स्मॉल पी यहाँ पर होगा, कैपिटल पी नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलो अब फिर सब यहाँ पे ये बता दो, जो होमोजाइगस रिसेसिव है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। होमोजाइगस रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी बताओ क्या होगी। अगर यहाँ पे क्यू स्क्वेयर की वैल्यू करनी हो तो क्यू स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, होमोजाइगस रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, क्या बनेगी यहाँ पे 42/100। 42/100 मतलब कितना होगा 0.42। ठीक है, 0.42 यहाँ पर होगा। क्लियर है, अगर यहाँ पे क्यू स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू पूछो तो क्या बनेगा 42/100 0.42। चलो अगर यहाँ पे पूछा हो 2pq, ठीक है 2pq बताओ। 2pq फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे किसकी, फ्रीक्वेंसी हो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2pq या फिर हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी 10/100, मतलब यहां पर आ जाएगा 0.1। 10/100 मीन्स 0.1। तो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना आया सबको कि जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करता, बहुत इजी था। जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उनसे बस टोटल नंबर को डिवाइड कर दो, बस सिंपल सा हमारा यहाँ पर आ जाएगा कि पी स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा, क्यू स्क्वायर क्या होगा और यहाँ पे 2pq क्या होगा। ठीक है, और आप इन सबको वेरीफाई भी करके देख सकते हो कि 0.48 प्लस 0.42 प्लस 0.1 इक्वल्स टू होगा 1। और यही चीज किसने बोली थी, हार्डे वेनबर्ग ने, कि जो भी इनकी फ्रीक्वेंसीज होगी इन फ्रीक्वेंसीज का सम होगा इक्वल टू 1। ये चीज करा था ना कि फ्रीक्वेंसीज का सम कैसा होता है, इक्वल टू 1। सबको प्लस करके देखो 1 यहां पर आएगा। क्लियर है सबको इतना, ठीक है। चलो अब जैसे हमने यहाँ पे जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी निकालना सीखा, अब यहां से हम सीखेंगे एलिलिक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना। देखो 40.48 इंडिविजुअल का नंबर नहीं है, इंडिविजुअल का नंबर नहीं है, ये 48 इंडिविजुअल का नंबर है, फ्रीक्वेंसी 0.48 है। देखो फ्रीक्वेंसी को मैंने जस्ट एक नॉर्मल टर्म में बताया था कि नंबर से करता है, बट एक्चुअल में नंबर नहीं होता, एग्जैक्ट नंबर नहीं होता फ्रीक्वेंसी का मतलब। फ्रीक्वेंसी तो आप फिजिक्स में भी यूज करते हो, फ्रीक्वेंसी वगैरह ये सब टर्म्स यूज करते हो ना। फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, कितना कुछ तो यूज करते हो, तो फ्रीक्वेंसी तो वहीं से ही आ जाता है। ठीक है, ये मैंने जस्ट एक नंबर, वैसे एक सिर्फ एक समझाने के लिए ना, इसलिए बोला था कि फ्रीक्वेंसी नंबर होता है, बट एक्चुअल में नंबर नहीं है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम समझेंगे जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी हमने देख लिया, अब हम समझेंगे एलिलिक फ्रीक्वेंसी। अब एक चीज समझो, पी स्क्वेयर है, पी स्क्वेयर की वैल्यू आई है 0.48, ठीक है 0.48।
अब यहां से P कैलकुलेट करना हो, अच्छा इतना नॉर्मल मैथ सबको पता होगा कि P कैलकुलेट करना होगा तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, अंडर रूट, ठीक है, क्योंकि ये स्केयर इधर चला जाएगा ना, इधर चला जाएगा तो ये अंडर रूट बन जाएगा, ठीक है। तो ये P की वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी, 0.48 यहाँ पर होगा। बट हम यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला यहाँ पे करते हैं एलिलिक फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। एलिलिक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला करेंगे। अब हम यहाँ से कैलकुलेट, ये भी ध्यान में रखना, हम ऐसे भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बता रही हूँ कि फॉर्मूला के थ्रू कैसे एलिलिक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होती है। अब देखो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे P देख रहे हैं, ठीक है। P यहाँ इसको करेंगे, ये P होगा स्मॉल p, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल A, ठीक है। अभी हम एलिलिक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये फॉर्मूला यहाँ पर होता है, फॉर्मूला यहाँ पर होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल A प्लस हाफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल A स्मॉल a, मतलब जो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज होता है ना, उन्हीं के ही सम में हम कैलकुलेट करते हैं एलिलिक फ्रीक्वेंसी। देखो फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला ये है जो हमने ये इसकी जो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी अभी कैलकुलेट की थी, ठीक है, और यहाँ पे जो हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी आई है उसका हाफ यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लस। देखो समझो, अब एक चीज समझना, ठीक है। अब एक चीज समझो, यहाँ पे इंडिविजुअल क्या है, कैपिटल A है, ठीक है, और एक इंडिविजुअल यहाँ पे क्या है, कैपिटल A स्मॉल a, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ इस एलील की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। अभी तक हम जीनोटाइप लेवल पे कर रहे थे, अब हमें कैपिटल A और स्मॉल a एलीलिक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। अब ये जो एलील यहाँ पर होगा, एक एलील तो कहाँ पे प्रेजेंट है, एक एलील तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, होमोजाइगस डोमिनेटिंग कंडीशन में प्रेजेंट है, बट ये एलील हेट्रोजाइगस में भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। हेट्रोजाइगस में ये एलील कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 50%, यहां पर भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। तो जब हमें कैपिटल A की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होगी तो हम यहां से भी फ्रीक्वेंसी को कंसिडर करेंगे एंड 50% हम यहां से भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। देखो समझो यहाँ पे क्या है, जब भी हम एलिलिक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, एलिलिक फ्रीक्वेंसी हम जब भी कैलकुलेट करते हैं, अब हमने ये कैलकुलेट करना है इस कैपिटल A की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये जो कैपिटल A है, अगर कोई इंडिविजुअल होमोजाइगस डोमिनेंट होगा या फिर कोई इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है, तो दोनों में तो कैपिटल A प्रेजेंट है ना। तो हमारी जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होगी, मतलब कैपिटल A की जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होगी वो दोनों तरफ से आएगी ना। तो हम फ्रीक्वेंसी यहां से भी लेंगे एंड फ्रीक्वेंसी यहां से भी लेंगे। अब इस हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल में 50% तो कंट्रीब्यूशन किसका यहां पर है, कैपिटल A एलील का, एंड 50% कंट्रीब्यूशन यहां पे किसका है, स्मॉल a एलील का। तो यहां पर हम हाफ करेंगे इस हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस में तो यहाँ पे क्या होगा, होमोजाइगस की फ्रीक्वेंसी, उसकी कंप्लीट फ्रीक्वेंसी आएगी, लेकिन हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर हो जाएगा हाफ। तो मतलब ये बनेगा यहाँ पे 0.48। अभी हमने कैलकुलेट किया, अगर हम उसी पॉपुलेशन की एलील की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें 0.48, प्लस में यहाँ पर होगा 1/2 इंटू 0.1। इतना बताओ, इतना सबको क्लियर कि अगर यहाँ पे A एलील की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कैलकुलेट करनी हो तो ये कैसे यहाँ पे बनेगा। देखो जो अभी हमने किया बस सिंपल सा, कुछ नहीं किया। यहाँ पे जो हमारा हेट्रोजाइगस था, बस इस हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखी, और जो होमोजाइगस यहाँ पे थे, इस होमोजाइगस की फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे लिखा है। बताओ इतना समझ में आया सबको यहाँ पे कैसा होगा। यहां से एलिलिक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, फॉर्मूला समझ में आया इस एलिलिक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का। क्लियर है सबको कि यहां पर ये एलिलिक फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट यहां पर होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर स्मॉल a एलील की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी हो, ठीक है, मतलब Q की वैल्यू यहां पे कैलकुलेट करनी हो, तो Q यहां पे क्या होगा, ये हो जाएगा F स्मॉल a प्लस में यहां पर होगा 1/2 फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस। 1/2 मैंने अभी बताया, गरेवाल जोत मैंने अभी बताया मैंने कि हाफ क्यों लिया, ठीक है। तो ये यहां पर हो जाएगी एलिलिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये यहाँ पे एलिलिक फ्रीक्वेंसी यहां पर हो जाएगी। यहां पर अब हम स्मॉल a, अभी जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी आई थी हमारे पास यहाँ पे 0.42
प्लस में यहां पर होगा हाफ इंटू 0.1। ठीक है, सोल्व करेंगे तो यहां पर आ जाएगी स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी। हाँ, जो भी वैल्यूज होगी 0.53 कैपिटल ए की, मतलब पी की वैल्यू यहां पर ये आ जाएगा, सेम ऐसे क्यू की वैल्यू यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? चलो, इतना कंसेप्ट सबको क्लियर है तो एक दो क्वेश्चन ट्राई करें, सब लोग आंसर करोगे। इतना कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ एलिलिकन यहाँ पे जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का। तो अभी कुछ क्वेश्चंस करें, एक दो क्वेश्चन करवाऊं अभी। वैसे तो मैं काफी सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूं। चलो ठीक है, चलो प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो भी अभी तक हमने फॉर्मूलाज देखे हैं, अब इन फॉर्मूलाज या फिर जो भी कॉन्सेप्ट हमने सीखा है इसका अब प्रैक्टिस यहां पे देखते हैं, प्रैक्टिस यहां पे करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस यहां पे करते हैं इन क्वेश्चंस की। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ यहां पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एलिलिक फ्रीक्वेंसी यहां पे गिवन है P इक्वल्स टू 0.6, Q इक्वल्स टू 0.4। अब आपको यहां पे कैलकुलेट करना है जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, P एंड Q की आज क्लास नहीं है, मतलब आप लोगों की आज क्लास नहीं है। अच्छा ओके, ठीक है ठीक है, मतलब आप लोगों की आगे क्लास नहीं। ठीक है, फिर हम ये सेशन कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन में अभी मेरे पास अराउंड 10 क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं, 10 क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो चलो फिर इस क्वेश्चन का फटाफट से सब लोग आंसर बताओ। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है P एंड Q की जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, मतलब P स्क्वायर यहाँ पे कैलकुलेट करना है एंड Q स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा। P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर, P एंड Q गिवन है, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर, क्या होगा? P स्क्वायर में सिंपल सा है, P यहां पे कितना है 0.6। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट ठीक आंसर कर रहे हैं। 0.6 यहां पर होगा स्क्वायर, Q स्क्वायर यहां पर हो जाएगा 0.4 स्क्वायर। ठीक है, 0.4 स्क्वायर यहां पर होगा। आज ऋषि बॉटनी का टेस्ट नहीं है, अभी जेनेटिक्स का टेस्ट आप लोगों का हुआ था ना 2 दिन पहले, नेक्स्ट वीक टेस्ट होगा अब आपका ना जेनेटिक्स फुल चैप्टर का। ठीक है, मैं ग्रुप में अनाउंस कर दूंगी कब होगा, नेक्स्ट वीक अब टेस्ट होगा। ठीक है, तो P स्क्वायर यहाँ पे 0.6 का होल स्क्वायर यहाँ पर ऐसे Q का, तो P स्क्वायर की वैल्यू मतलब जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी आ जाएगी 0.36 एंड Q स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 0.14। ठीक है, इजी था, समझ में आया ना कैसे यहाँ पे एलिलिक। देखो बस आपको क्वेश्चन में ये चीज ध्यान में रखना है क्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे एलिलिक फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कैलकुलेट यहाँ पे क्या करना है जीनोटिपिक। क्वेश्चन ऐसे ही चेंज होगा, या तो जीनोटिपिक गिवन होगा एलिलिक कैलकुलेट करना होगा, या एलिलिक गिवन होगा जीनोटिपिक कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ जाएगी 0.36 एंड 0.16। ठीक है, P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर। चलो ये क्वेश्चन सबको क्लियर होगा कि यहाँ पे P स्क्वायर और Q स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 0.36 एंड 0.16। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है। चलो अब ये बताना, ये थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज किया बट क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज किया है बट क्वेश्चन यहाँ पे इजी है। ये वाला क्वेश्चन सब लोग ट्राई करो। इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या आएगा, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। क्वेश्चन यहां पर है, इफ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप इन रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन इज 0.09। एक होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी गिवन है 0.09, देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ। पहले तो ये बताओ यहाँ पे दिया क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप, मतलब जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी गिवन है, और किसकी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी गिवन है डोमिनेंट की, होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब क्या है P स्क्वायर, मतलब P स्क्वायर यहाँ पे कितना गिवन है 0.09। ठीक है, P स्क्वायर यहाँ पे कितना गिवन है 0.09, देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील मतलब P की वैल्यू यहाँ पे पूछी है। ठीक है, हाँ, डोमिनेंट मतलब यहाँ पे कैपिटल A की गिवन है, हमें कैलकुलेट किसकी करनी है सिर्फ एलील की। तो 0.09 गिवन है, तो P कैलकुलेट करना, P कितना होगा
छाया 0.045 कैसे आएगा? 0.045 कैसे होगा? अब इस P का यहाँ पे अंडर रूट ही तो करना है, 0.09। अच्छा ओके शिखा, आप सिखाओ, रेणु गर्ग के नेम से आप सिखाओ। ओके ठीक है, चलो बताओ। ठीक है, अब इसका अंडर रूट तो करना है ना। अंडर रूट यहाँ पे क्या होगा? प्रियंका 0.09 होगा या 0.3 होगा? 0.03 होगा या फिर 0.3 होगा? अंडर रूट करना आता है सबको? देखो यहाँ पर सिंपल से हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो सिंपल सा यहाँ पे 0.3 को मल्टीप्लाई करो 0.3, मतलब सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं, तब हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या आएगा? 0.09 यहाँ पर होगा। अंडर रूट का मतलब यहाँ पे क्या है? मतलब इसको यहाँ पे दो ऐसे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जिससे ये आंसर यहाँ पर आए। जैसे अगर हम 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर हमारा यहाँ पर आएगा 0.09। ठीक है, तो मतलब P की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 0.3। ठीक है, अच्छा अंडर रूट सिखा दो। अच्छा मतलब हम बायो से और मैथ की क्लास में चले जाएंगे। अंडर रूट में देखो ऐसा कुछ नहीं करना होता है, जो ये वैल्यूज यहाँ पे गिवन होती है ना, बस दो सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे 0.3 हो ना, तो ऐसा बनता। देखो अब मैं इसको 0.3 का स्क्वायर भी तो लिख सकती हूँ ना, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.09 आएगा। तो स्क्वायर क्या, स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हुआ, तो ये आंसर हमारे पास आया 0.3। ये तो इजी है, इतना अंडर रूट तो सबको आता होगा, इजी है। ठीक है, 2 से हमारा ये अंडर रूट कैंसिल हो जाता है तो 0.3, तो आंसर यहाँ पर आएगा 0.3। सरोज 0.03 नहीं होगा, 0.03 नहीं होगा, मल्टीप्लाई करके देखना 0.03 को, तो 0.0009 आ जाएगा वो आंसर। ठीक है, 0.03 नहीं होगा, 0.3 होगा। 0.3 को मल्टीप्लाई करना तो देखना 0.09 होगा। बेशक आप साथ में कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, करके देखो कि 0.3 को मल्टीप्लाई करोगे तब आपको 0.09 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 0.3 आएगा, 0.03 नहीं होगा। ठीक है, इजी है, बस ज्यादा अंडर रूट नहीं आता है, सिर्फ इतना ही आता है, बस 2-3 वैल्यूज याद कर लेना। जैसे यहाँ पे 0.03, इसका अगर स्क्वायर करेगा तो 0.009 होगा, और इसी का अंडर रूट करेगा तो क्या बनेगा 0.0, मतलब 0.3 यहाँ पर होगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये बताओ, a sample population is 36% of homozygous recessive genotype. 36% of homozygous recessive genotype, then the frequency of A. 36% of recessive homozygous recessive genotype, मतलब यहां पर जो गिवन है ना फ्रीक्वेंसी, यहां पे ये इसकी ये गिवन है, ये यहाँ पे कितना है 36%, मतलब 36 डिवाइडेड बाय 100, तो ये होगा 0.36 यहाँ पर आएगा। ठीक है, अच्छा ये रिसेसिव हुआ ना, मतलब ये क्यू स्क्वायर यहाँ पर आया, तो क्यू स्क्वायर यहाँ पर आपका आता है 0.36, क्यू स्क्वायर यहाँ पर आया 0.36। तो अब ये बताओ क्यू यहाँ पे क्या बनेगा, मतलब अब फिर से आ गया 0.36। अब इसका अंडर रूट बताओ, चलो सब लोग, 0.36 का अंडर रूट क्या बनेगा? 0.36 का अंडर रूट क्या बनेगा? अगर यहाँ पे किया जाए, फिर से यहाँ पे क्या करना है, दो सेम से मल्टीप्लाई करना है कि 36 आ जाए, तो 36 कब आता है 6 इंटू 6 होगा 36, तो ये बनेगा यहाँ पे 0.6 स्क्वायर, ये अंडर रूट कैंसिल, तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा 0.6। ठीक है, 0.6 होगा, बट यहाँ पे वैल्यू परसेंटेज में है तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60%। यस ठीक है, आंसर सब लोग सही कर रहे हैं, आंसर यहाँ पे 60%। अब ऑप्शन में यहाँ पे क्या गिवन है, परसेंटेज में गिवन है ना, तो हमें परसेंटेज में ही आंसर यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, 0.6 वैसे आएगा, लेकिन परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 कर दो तो 60% हो जाएगा। ठीक है, मतलब सबको समझ में आ रहा है, सब आंसर कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये बताओ फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, सी होगा। फोर्थ क्वेश्चन बताओ आप, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ। अ जीन लोकस हैज 2 एलील्स। हाँ, इसको इस टॉपिक से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अभी सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूं। ठीक है, जितने मैं क्वेश्चंस यहाँ पे करवाऊंगी ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं।
ठीक है। अब जीन लोकस हैज 2 एलील कैपिटल ए एंड स्मॉल ए इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील ए, मतलब ए की फ्रीक्वेंसी गिवन है 0.4, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स। देखो अब इंडिविजुअल्स की जब भी बात होगी ना, रिसेसिव इंडिविजुअल्स का यहाँ पे क्या बताना है, फ्रीक्वेंसी। तो मतलब यहां पर पूछा है जीनोटाइप, क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल में जीनोटाइप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किसी भी इंडिविजुअल में जीनोटाइप यहां पर होंगे। अच्छा ऐसे में हम तो हंसते हंसते पढ़ लेंगे, हाँ ठीक है। चलो अब फिर यहाँ पे देखो ए यहां पर है, तो ए की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है 0.4। अब फ्रीक्वेंसी देखो किसकी कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड 2pq, ये कैलकुलेट करना है। और दिया क्या है, दिया है p। सब लोग करो, सब लोग आंसर बताएंगे इसका, ठीक है। p की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, p मतलब 0.4 है, हमें कैलकुलेट करना है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड 2pq। देखो क्वेश्चन को भी समझना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स, ये बताना है, ठीक है। शिखा ने सबसे पहले आंसर किया है ए ऑप्शन यहाँ पे। बाकी सब लोग भी आंसर करो, ट्राई करो, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करने का, कुछ नहीं करना, सिंपल मैथ, ठीक है। नॉर्मल एक मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। p यहाँ पे 0.4 है, तो p स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, 0.4 इंटू 0.4, 0.4 इंटू 0.4 यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा 0.16। तो मतलब जो होमोजाइगस डोमिनेंट होगा उनका यहाँ पे क्या बनेगा 0.16। तो ये फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में, थर्ड में, तो फोर्थ में तो वैसे ही नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्यू स्क्वायर। अब एक चीज देखो, p यहाँ पे कितना है, p है यहाँ पे 0.4, q कैलकुलेट कर सकते हो, q कैसे करोगे, 1 माइनस 0.4, क्योंकि हमने किया था p प्लस क्यू इक्वल्स टू क्या होता है 1। तो अब यहाँ पे क्या गिवन है, हमारे पास यहाँ पे गिवन है p की वैल्यू, तो हम यहाँ से q कर सकते हैं ना कैलकुलेट। तो q यहाँ पर क्या आ जाएगा, q आ जाएगा 0.6, आ गया q यहाँ पर आ जाएगा 0.6। तो अब क्यू स्क्वायर करो, क्यू स्क्वायर कितना होगा, 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 मतलब कितना आ जाएगा 0.36। और ये किसका यहाँ पर होगा, यहाँ पे ये आ जाएगा होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव। तो यहाँ पे कितना बनेगा 0.36, तो यहाँ पे 0.36 है, यहाँ पे 0.36, बट यहाँ पे क्या है 48, ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर 2pq कैसे करना है, 0.4 इंटू 0.6 इंटू 2 करो कैलकुलेट, कितना बनेगा, ये बनेगा 0.48, ठीक है, 48 होगा। तो राइट आंसर विल बी ए ऑप्शन, ए ऑप्शन यहां पे राइट होगा, ठीक है, ए ऑप्शन यहां पे राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अब ये नेक्स्ट सॉल्व करने का नहीं है, ये जस्ट एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पर है, तो क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर बताओ। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है व्हाट डज पी स्क्वायर इन द बिलो मेंशन्ड हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन इंडिकेट, मतलब ये जो इक्वेशन है इसमें पी स्क्वायर यहाँ पे क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पी स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ए ऑप्शन आपने राइट किया है। अब पी स्क्वायर यहाँ पे बताओ, हमने किया था पी स्क्वायर, एक तो यहाँ पे जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी है। अब ऑप्शन में यहाँ पे क्या दिया, इंडिविजुअल्स दैट आर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होता है 2pq, ठीक है। इंडिविजुअल्स हैविंग अ लीथल एलील, हमने लीथल एलील का कहीं पर भी नहीं पढ़ा। इंडिविजुअल्स दैट आर होमोजाइगस डोमिनेंट, हाँ हमने ये किया, पी स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव क्या होगा क्यू स्क्वायर, हाँ एग्जैक्टली सी आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे सी। तो एक इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। एंड तनुन मैं सिर्फ बायो पढ़ाती हूँ, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं पढ़ाती हूँ। चलो नेक्स्ट देखो, चलो ये वाला क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करेंगे, सिक्स क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करो। अब ये देखो कैसे होगा, यहाँ पे क्या दिया है, 360 आउट ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन हैव अ जीनोटाइप ऑफ कैपिटल ए। देखो यहाँ पे दिया कैपिटल ए की नंबर यहाँ पे क्या है 360, ठीक है। फिर यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए के यहाँ पे क्या है इंडिविजुअल्स यहाँ पे 480, फिर यहाँ पर है स्मॉल ए इंडिविजुअल यहाँ पर है 160, ठीक है।
फ्रीक्वेंसी किसकी कैलकुलेट करनी है? एलील ए, मतलब यहां पे कैलकुलेट करना है पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पी की वैल्यू यहां पे क्या होगी? ठीक है, इजी क्वेश्चन है। यहां पे इंडिविजुअल्स का नंबर दिया, ठीक है। अब पी की वैल्यू सॉल्व करने के लिए हमें पहले किसको कैलकुलेट करना पड़ेगा? हमें पहले पी स्क्वायर, क्योंकि यहां से तो हमारा जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होगा, तभी हम एलिलिक फ्रीक्वेंसी तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर कैसे करेंगे हम? ये होगा 360 अपॉन 1000, ठीक है। 360 अपॉन यहां पर आ जाएगा 1000, यहां पर होगा, तो ये बनेगा यहां पे 0.36, मतलब पी स्क्वायर यहां पे क्या है? 0.36। तो अब कैलकुलेट क्या करना है? पी स्क्वायर इक्वल टू 0.36। अभी भी सॉल्व किया था, इससे पहले भी सॉल्व किया था। तो पी यहां पर होगा अंडर रूट 0.36, तो मतलब पी यहां पर क्या होगा? ठीक है, शिखा ने राइट आंसर किया है, प्रियंका ने भी, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या बनेगा? 0.6, ठीक है। देखो सब कुछ बात सारी पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर, पी क्यू इन सब के अराउंड ही होगी, बस स्टेटमेंट्स बार बार चेंज कर देंगे, ठीक है। स्टेटमेंट्स चेंज करके कभी पी की वैल्यू पूछ लेंगे, कभी क्यू की वैल्यू यहां पर होगा, कभी 2pq यहां पर होगा, सिर्फ स्टेटमेंट्स यहां पे चेंज करेंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। चलो 7th बताओ। 7th सब लोग बताएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। दिस कंडीशन इज एसेंशियल फॉर अ पॉपुलेशन टू बी इन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। कौन कौन सी कंडीशन यहां पर होगी जो एसेंशियल यहां पर होगा हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के लिए? रैंडम मेटिंग, नो म्यूटेशन, लार्ज पॉपुलेशन, ऑल ऑफ दिस। क्या आंसर यहां पर होगा? सब लोग आंसर करो। अब तो ये वो भी नहीं है ना, न्यूमेरिकल भी नहीं है, कैलकुलेशन भी नहीं होगी इसमें। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सब लोग आंसर कर रहे हैं। प्रियंका, शिखा, अदिति, ऋषु, पूनम, छाया, ठीक है, सब लोग इसका आंसर कर रहे हैं डी, ठीक है। राइट आंसर डी होगा। अब हमने असम्पशंस में देखा था कि कौन कौन से, ठीक है। सरोज बी कैसे होगा? सारे ऑप्शंस आ जाएंगे ना, रैंडम मेटिंग भी होगा, नो म्यूटेशन भी होगा, लार्ज पॉपुलेशन भी होगा। आंसर यहां पर होगा डी। रेशियो 1000 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल है ना 1000, हमने पहले भी फॉर्मूला में किया है। नहीं, इसमें 6 क्वेश्चन में हाफ वाला फॉर्मूला नहीं लगा, इसमें जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला लगा, जिसमें हमने 360 अपॉन, जिसमें हमने क्या था, टोटल नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल्स यहाँ पर होंगे ना उससे डिवाइड करना था जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी के लिए। जो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी का स्टार्टिंग में फॉर्मूला किया था, नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो वहां पे प्रेजेंट होंगे डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल से, ठीक है, वो वाला होगा। चलो ये 7th क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे 8th क्वेश्चन करो। 8th क्वेश्चन, दिस इज ट्रू ऑफ द पॉपुलेशन विच आर इंक्लूडेड इन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। इसमें बताओ यहाँ पे क्या होगा, कौन से यहाँ पे जो स्टेटमेंट है यहाँ पे ये ट्रू होगी जो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में पॉपुलेशन होगी उनके लिए। फर्स्ट है एंटिटीज माइग्रेट कॉन्स्टेंटली। देखो एलील की फ्रीक्वेंसी तो पूछा है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे दिया तो यहाँ पे जीनोटाइप का है ना, तो हम जीनोटाइप से एलीलिक फ्रीक्वेंसी तक जाएंगे ना, जीनोटाइप से एलीलिक फ्रीक्वेंसी तक जाएंगे तभी वहां पे क्या होगा, वहां पे पहुंचेंगे। हाँ थोड़ा सा ना लेटेंसी का फर्क पड़ता है यहाँ पे ना। एक्चुअली मुझे आप लोगों के कमेंट्स भी मतलब बहुत स्लो दिखते हैं। चलो इसमें यहाँ पे माइग्रेट कांस्टेंट नहीं होगा, पॉपुलेशन लिमिटेड एंड स्मॉल नहीं, लार्ज साइज होगी, मेटिंग रैंडम होगी, ठीक है। प्रोसेस यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन इज अकरिंग नहीं, तो आंसर यहाँ पे सी यहाँ पर होगा, ठीक है। चलो 9th क्वेश्चन करो। 9th क्वेश्चन करो यहाँ पे सब लोग। नाइन्थ है, अब यहां पे भी क्या मेंशन किया, कंसिडर अ पॉपुलेशन ऑफ अ शिप टू बी इन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। हाँ वो पूछा होता तो अंडर रूट होता 0.48। हाँ एलीलिक फ्रीक्वेंसी पूछा होता। अच्छा ठीक है, चलो इसमें देखो यहाँ पे क्या होगा, इजी क्वेश्चन है ये भी। हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, यहाँ पे ब्लैक होल मतलब यहाँ पे एलील है, इसकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दे दी
0.81, फिर यहाँ पे व्हाइट वूल कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया है 0.19, हेट्रोजाइगस इजी 2PQ 2 इंटू 0.81 इंटू 0.19, ये होगा 2PQ, परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। हाँ, सी आंसर इसका आ जाएगा। देखो, जब भी अगर जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी से कैलकुलेट करनी है ना, तो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी से हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो पी स्क्वायर वाला, मतलब पी का अंडर रूट कर दो, स्क्वायर वाले उसमें वहां से कर सकते हैं, या फिर हम फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। दोनों चीजें वहां पर हो सकती हैं। तो अगर पहले अंडर रूट करके इजी सॉल्व हो रहा ना, तो पहले वैसे कर लो, फिर बाद में फॉर्मूला, अगर नहीं हो रहा वहां से तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो। दोनों तरीके से कर सकते हैं एलिलिक फ्रीक्वेंसी को, ये इजी है। यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको बाद यहाँ पे परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये वाला, 9th भी। चलो 10th बताओ। 10th इजी क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी है। 10th, द टोटल सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द एलील इज, टोटल सम ऑफ द ऑल द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द एलील इज, कितना सम होगा? एलिलिक फ्रीक्वेंसी का सम कितना है? ठीक है, सब लोग सही आंसर कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा? 1 क्या था, बताया था कि एलिलिक फ्रीक्वेंसीज का सम कितना यहाँ पर होगा, 1 यहाँ पर आएगा। ठीक है, इजी। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंड लास्ट एक बोनस क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट है, इसके बाद सेशन यहीं पे एंड होगा। ठीक है, तो आप सब लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पर ये जो पूरी प्रॉपर पीडीएफ है मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, वहां पर कर लेना। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बताओ, ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, कैसे करेंगे? ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं इसके ना। ठीक है, चलो एक लास्ट एक बोनस क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, 11th क्वेश्चन। ठीक है, बोनस क्वेश्चन है सबके लिए। क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन है, सिस्टिक फाइब्रोसिस इज अ रिसेसिव कंडीशन। जब हमने जेनेटिक डिसऑर्डर किया था, वहां पर हमने क्या था कि सिस्टिक फाइब्रोसिस एक, वहां पर क्या एक रिसेसिव कंडीशन, यहाँ पर रिसेसिव डिसीज यहाँ पर होगी, जो अफेक्ट करती है 1 in 2500 बेबीज, मतलब 1 in 2500 बेबीज को यहाँ पे क्या करेगी, ये अफेक्ट करती है इन द पॉपुलेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कैरियर्स इन द पॉपुलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, कैरियर्स की परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। देखो पहले तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या बोला, 1/2500 बेबीज को ये डिसीज है, मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है कि 2500 में से एक इंडिविजुअल वहां पे इफेक्ट हो सकता है। मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। किसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है? क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये डिसीज रिसेसिव कंडीशन में ही एक्सप्रेस करेगी, और रिसेसिव जीनोटाइप जो होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्यू स्क्वायर ना। और हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, 1 in 2500 बेबीज, मतलब 2500 में से एक बेबी को ये डिसीज हो सकती है। तो मतलब क्यू स्क्वायर यहाँ पे क्या गिवन है, 1/2500। ठीक है, अब 1/2500 ये गिवन है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैरियर्स कैलकुलेट करना, मतलब 2PQ कैलकुलेट करना। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा भी बन सकता है, यहाँ पे 1 in 2500 बेबीज मतलब क्या गिवन है, क्यू स्क्वायर गिवन है। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, किस यहाँ पे वैल्यू किसकी कैलकुलेट करना है, 2PQ। हाँ, आंसर यहाँ पे कैलकुलेट भी किया है, प्रियंका ने बताया है, आदित्य ने बताया है, 4% होगा। तो सिंपल सा यहाँ पे देखो होगा क्या, अब ये जो 2500 है पहले इसको पॉइंट्स पे ले आओ। ठीक है, पॉइंट्स पे यहाँ पर ये आ जाएगा 0.004। ठीक है, तो मतलब क्यू स्क्वायर यहाँ पे कितना है, 0.004। तो यहां से क्यू कैलकुलेट कर लो, ये बन जाएगा 0.0004। ठीक है, 0.004 यहाँ पर होगा। अब सिंपल सा 4 किसका यहाँ पर होगा, 2 का यहाँ पे स्क्वायर बनता है, तो ये बनेगा 0.002। ठीक है, 0.02 होगा, 00 नहीं, क्योंकि 4 यहाँ पर है। ठीक है, 0.02 यहाँ पर आएगा। ये 0.02 को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा यहाँ पे बनेगा 0.0004। ठीक है, 0.02। अब मतलब ये जो यहाँ पे इसका यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर ये कैंसिल होगा, तो मतलब क्यू यहाँ पर आ जाएगा 0.02। अब यहाँ से p सॉल्व कर लो, p यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस 0.02। 0.02 मतलब ये यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा 0.98। ठीक है, तो अब ये बनेगा यहाँ पे 2 into
0.98 इंटू 0.02। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो यहां पर जो आपका आंसर बनेगा ये बनेगा 3 ये आएगा समथिंग 0.392 यहां पर बनेगा, मतलब एग्जैक्ट 4 नहीं आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट 4 नहीं यहां पर होगा, ये 3.9 समथिंग कुछ बनेगा, मतलब ये इसको 100 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये बन जाएगा समथिंग 3.92%, और 3.92 को राउंड ऑफ करके हम बोल सकते हैं यहाँ पे कितना 4%, तो आंसर यहाँ पे बनेगा 4। ठीक है, 4% होगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया? ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है, जो भी हमने डिसीज किया उनसे ऐसे भी कंसीडर करके क्वेश्चन बन सकता है, एक ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो जब भी ऐसा कुछ हो बस रिसेसिव कंडीशन ही मेंशन होगी, तो रिसेसिव कंडीशन में मतलब क्यू स्क्वायर की वैल्यू गिवन होगी, वहां से क्यू कैलकुलेट करेंगे, 1 माइनस क्यू करेंगे तो पी आ जाएगा, फिर वहां से 2p क्यू कैलकुलेट कर ले, क्योंकि कैरियर पूछा है, कैरियर हमारे हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही होते हैं। हेट्रोजाइगस कंडीशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2p क्यू। अब इनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज में आंसर है तो 100 से मल्टीप्लाई कर तो बन जाएगा 3.92। ठीक है, 4% इसका आंसर यहां पर होगा। चलिए, तो क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? चलो, आज हार्डी-वेनबर्ग सबको समझ में आया? क्वेश्चंस के साथ सबको समझ में आया कि हार्डी-वेनबर्ग है क्या? इसके क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं, या तो मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, या फिर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहां पे बनेंगे। तो इतना सबको क्लियर हुआ? चलो, तो यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, चलो तो फिर थैंक यू सो मच एवरीवन। यहीं पे मैं अभी ये सेशन एंड करती हूँ, तो फ्यूचर में ऐसे और भी सेशन आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी जो जेनेटिक्स का सेशन होगा ना, नेक्स्ट हम करेंगे एसएसएम पेडिग्री सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जेनेटिक्स का ही सेशन होगा, उसमें हम पेडिग्री एनालिसिस करेंगे। पेडिग्री एनालिसिस का मैंने अभी तक जो आप लोगों को क्लास में बताया था ना, मैंने आप लोगों को सिंबल्स बताए थे। ठीक है, तो अब पेडिग्री का थोड़ा सा डिटेल में करेंगे कि पेडिग्री के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास पेडिग्री गिवन होगी तो हम कैसे बताएंगे कि वहां पे ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज है या फिर रिसेसिव डिसीज है, या फिर एक्स लिंक डोमिनेंट है, एक्स लिंक रिसेसिव है, या फिर वाई लिंक डिसीज है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन आपका पेडिग्री एनालिसिस का होगा, सेम ऐसा ही। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जो भी नोट्स होंगे, जो भी आपकी लाइव क्लासेस में जितने भी आपकी सेशंस रहेंगे, सबके नोट्स आपको वहीं पर ही मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पर है, टीचिंग एग्जाम बायोलॉजी बंसल अकेडमी। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और लेक्चर को शेयर भी कर सकते हो, जो भी आपके फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम के किसी भी लेवल के एग्जाम को जो कर रहे हैं, वो क्या कर सकता है, ग्रुप को यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। गोरी आज मोलबाई की क्लास नहीं है, मोलबाई की क्लास मंडे को होगी। अच्छा, प्रियंका पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं रहते, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन जब हम करेंगे ना तो उसमें ऐसा ही रहेगा, जैसे आज हमने हार्डी-वेनबर्ग सीखा है ना, ऐसे नेक्स्ट पेडिग्री एनालिसिस के पहले कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, फिर ऐसे में क्वेश्चंस लेकर आऊंगी अराउंड 10 to 15। ठीक है, वो क्वेश्चंस वहां पर डिस्कस होंगे, और इसी के जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप पर मैं इसी मतलब ये जो हार्डी-वेनबर्ग है ना, इसी से रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगी। मोलबाई की क्लास नहीं होगी गोरी, मोलबाई की क्लास आज नहीं है, मंडे को होगी। मंडे को मोलबाई की क्लास है, आज नहीं है। ठीक है, इसी जो ये जो हार्डी-वेनबर्ग है, इसी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।